पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। पूछ सकता है उत्तराधिकारी में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का साथ दिया मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य और संस्थापक, जैसे अवध शहादत खान से स्वतंत्र हुआ था। अवध शहादत खान, हैदराबाद चिनकिलिज खान या निजाम उल मुल्क मुल्क आसफ जा। हैदराबाद चिनकिलिज खान या निजाम उल मुल्क आसफ जा। रोहेल खान वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां, ये दोनों मिलकर रोहेल खान को अलग किए थे, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। बंगाल को अलग किया था मुर्शिद कुली खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, साधु हलो कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह, पूछा था भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। अवध के शहादत खान। हैदराबाद के चिनकिलिज खान या निजामुद्दीन उल मुल्क आसफ जा, हैदराबाद का हो गया। रोहेल खान के वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, पूछ सकता आपको। बंगाल के मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक के सादुतुल्ला खान, भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया। पूछ सकते हैं यहाँ से मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह ने शहादत खान को किसका उपाधि दिया था? बुरहान उल मुल्क की। शहादत खान को क्या? शहादत खान इसमें दिख रहा था, अवध के जो राजा थे शहादत खान, इसको कौन सा उपाधि देता है? बुरहान उल मुल्क की उपाधि। बुरहान उल मुल्क कौन देता है? मोहम्मद शाह ने। शहादत खान का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। इसका असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन नाम था, मीर मोहम्मद अमीन। बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था मोहम्मद शाह। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। यही बहादुर शाह जो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया था उत्तराधिकारी के युद्ध में, इसी बहादुर शाह का मूल नाम था क्या? इनका नाम था मुअज्जम। पूछ सकता है बहादुर शाह का पूरा नाम? मुअज्जम। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। पूछ सकता है इस बहादुर शाह को किस नाम से पुकारते हैं? शाह ए खबर। जो मूल नाम था इसको किस नाम से पुकारते हैं? इसको क्या नाम से पुकारते हैं? इसको नाम है शाह ए खबर के नाम से। वही है बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। जहांदार शाह जो था ना, इनका जहांदार शाह के बारे में पूछेगा। अपने शासन में क्या किया? लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप कर दिया था जहांदार शाह ने। लाल कुमारी ये है भाई जहांदार शाह पूरा किया। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां। और कौन थे? अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में माना जाता है। पूछा जाता है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को कैसा शासक माना जाता है? निर्माता के रूप में मानते हैं। हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान को। जहांदार शाह को लंपट कुक भी कहा जाता है। वही जहांदार शाह जो लाल कुमारी नाम के वेश्या के साथ हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था, उसी को जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। फारुखसियर देखते क्वेश्चन है। फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। फारुखसियर को क्या बोला गया? तो मुगल वंश के सबसे घृणित सबसे खराब कायर में गिना जाएगा फारुखसियर को, ऐसा बोला जाता है। फारुखसियर को सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। पूछ सकता है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। क्यों कहा जाता है? कि मोहम्मद शाह सुंदर युवतियों को देख करके अधिक रुझान हो जाते थे मोहम्मद शाह, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लड़की के पीछे रहता था मोहम्मद शाह। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों के रचना किया, क्योंकि लड़के ख्यालों में डूबा रहेगा तो क्या करेगा? संगीतकार के रूप में लिखा था। तुरानी सैनिक हैदरबेग था। हैदरबेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां का हत्या कर दिया। पूछ सकता है आपको हैदरबेग तुरानी सैनिक था, कैसा सैनिक था? तुरानिक था। हैदरबेग ने क्या किया? खीस माह के 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु जो था, इस सैयद बंधु का नाम था हुसैन अली खान। हुसैन अली खान को हत्या कर देता है। कौन करता है? तो हैदरबेग। कब करता है? 1720 ईस्वी में। हैदरबेग के बारे में कुछ इधर है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां, इसी को हैदरबेग ने आपको हत्या कर देता है। और अब्दुल्ला खान भी थे, उन्हें 1720 ईस्वी में हत्या करता है। हैदरबेग ने 1720 में हुसैन अली खान को हत्या करता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही
मोहम्मद शाह वही मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। उनके शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन किलिच खान ने निजाम उल मुल्क उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। पूछा जाता है मोहम्मद शासनकाल में वही रंगीला पगला के समय है ना, हैदराबाद उन्हीं के शासनकाल में हैदराबाद के चीन किलिच खां थे। यह चीन किलिच खां हैदराबाद के थे। चीन खान हैदराबाद के संस्थापक भी थे है ना। खान ने निजाम उल मुल्क उपाधि धारण किया। पूछा था निजाम उल मुल्क उपाधि किसने धारण किया? चीन किलिच खान ने, जो हैदराबाद के थे। 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। देखते हैं चीन किलिच खान देखे हैदराबाद के मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य संस्थापक। मुगलों से स्वतंत्र होल था हैदराबाद, जो चीन किलिच खान था। ये उपाधि लिए थे निजाम उल मुल्क असफ जाके 1725 ईस्वी में। अब चलते हैं हैदराबाद का स्थापना वही मोहम्मद शाह ने ही हैदराबाद के चीन किलिच खान ने क्या किया? निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया। चीन किलिच खान ने 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य का स्थापना भी बनाया हैदराबाद को। हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। पूछ सकता है हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? तुरानी ने। स्थापना किया था हैदराबाद का तुरानी ने। अवध की पूछेगा तो ईरानियों ने। और स्थापना 1725 में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था चीन किलिच खान, जो तुरानी था। अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने ईरान का था, जो अवध की स्थापना किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। पूछ सकता है नादिर शाह ने कैसा शासक था? ईरान फारस सम्राट। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? दिल्ली पर 1739 में आक्रमण कर देता है। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह, जो रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। न से नादिर शाह और न से नेपोलियन। कहाँ के? ईरान का। क्यों? क्योंकि नादिर शाह ईरान के सम्राट राजा था, इसलिए नादिर शाह को पूछा जा सकता है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ईरान का कौन था? सम्राट राजा था। पूछ सकता है नादिर शाह ने ईरान का नेपोलियन तो बोल दिए, तो और दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो दिल्ली का शासक कौन था उस समय? तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां को बनाया हुआ ताख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस वापस लौट जाता है। नादिर शाह वही नादिर शाह जिसने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के समय, शासन के समय। तो उसने नादिर शाह ने 17 करोड़ रुपये लेकर के धनराशि समझो और ले लिया इंडिया से। और शाहजहां के जो बनाया हुआ था तख्ते हाउस है ना, क्या बनाया था? शाहजहां ने बनाया था तख्ते हाउस। उसी तख्ते हाउस को जिसको बोलते हैं पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर के हीरा जो था उसको भी लेकर फरार हो जाता है नादिर शाह। तख्ते ताउस जिसको लेकर फरार होता है नादिर शाह, वही तख्ते ताउस मीर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शासक मोहम्मद शाह था। पूछ सकता है तख्ते ताउस मीर सिंहासन के नाम जानते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट का शासक बताओ, जो मोहम्मद शाह था। वही मोहम्मद शाह जिसने रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं और दिल्ली के शासन पर इन्हीं के समय नादिर शाह ने 1720 ईस्वी में आपको आक्रमण किया था दिल्ली पर। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। उसी समय दिल्ली। पूछ सकता है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक का नाम बताओ, तो मोहम्मद शाह रंगीला पागल। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाह आलम द्वितीय था, जो अली गौर के नाम जानते हैं शाह आलम द्वितीय को। इस शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में 1803 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। पूछ सकता है 1803 में जब कब्जा होता है अंग्रेजों ने किया था दिल्ली पर, किसके शासनकाल में कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तृतीय युद्ध होल था 1761 ईस्वी में। पहला होल था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और कौन होल था? इब्राहिम लोदी था और गौरी के बीच शायद होल था। पानीपत का प्रथम तृतीय युद्ध होल था 1761 ईस्वी में, जिसे मराठा अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली के मराठों और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों का हार हो जाता है, मराठा बेचारा कट्टिस हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। पानीपत का 1761 में। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। वही शाह आलम द्वितीय जो आपको शाह आलम द्वितीय जो अली गौहर के नाम जानते हैं, उसी के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। इसी शाह आलम द्वितीय को देखा कि तू दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन करने के लिए दे दिया मौका 1803 में, तो आता है गुलाम कादिर खां। कुतुब कादिर खान ने 1806 ईस्वी में 1803 में देखा कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, इसने शाह आलम द्वितीय को हत्या कर देता है। पूछ सकता है शाह आलम द्वितीय की हत्या कौन किया था? गुलाम कादिर खान ने हत्या कर देता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बनता है। पूछ सकता अंतिम मुगल सम्राट कौन था दिल्ली का? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय।
ये ताकत था उसको पूछेगा तो बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शासक कौन था तो पूछ सकता है मोहम्मद शाह। ये ताकत था उसमें मोहम्मद शाह पागला रंगीला पागल। 1857 बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था दिल्ली पर बैठने वाला। गुलाम कादिर खां तो हत्या किया था 1800 में शाह आलम द्वितीय के। 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। देखा कि 1857 की क्रांति में बेचारा अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह ने भाग ले लिया था। अंग्रेजों ने के विरुद्ध बहादुर शाह लड़ने लगे थे कि हम 1857 को दिल्ली को नहीं देंगे। उसी के जफर में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर के बारे में देखते हैं। बहादुर शाह जो था बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। यही बहादुर शाह को साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह को साथ दिया। इसका पूरा नाम था अमू अजम। इनको पुकारा जाता था बहादुर शाह को शाह खबर के नाम से। वही बहादुर शाह का शासन 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। जहादार शाह आता है जो शाह जहादार शाह आता है उसके बाद जहादार शाह कहेगा तो 1712 से 1713 ईस्वी तक। फिर अगर फारूक शेर के कहेगा तो 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह कहेगा तो 1719 से 1748। अहमद शाह का कहेगा तो 48 से 54। आलमगीर द्वितीय कहेगा तो 54 से 59। शाह आलम द्वितीय कहेगा तो 59 से 6। शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था 1803 में। यही शाह आलम द्वितीय को देखा दिल्ली पर कब्जा कर लेता है तो कादिर खां बेचारा आता है, देखा कि नहीं संभल पाया दिल्ली तो 1806 में शाह आलम द्वितीय को हत्या कर देता है। कौन करता है? गुलाम कादिर खां। वही शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर कब्जा करना 1803 में अंग्रेजों ने किया था। 54 से 59 तक शासन रहा। शाह आलम द्वितीय के बारे में 59 से 6 तक है ना, 6 में हत्या हो जाता है। शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर खां ने करता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर को पूछेगा तो जफर को 1837 से 57। बहादुर शाह जफर द्वितीय का अंतिम मुगल सम्राट बोला जाता है इन्हीं को, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय को एक बहादुर शाह है। तो बहादुर शाह द्वितीय ने है ना ऊपर पढ़ लिया बहादुर शाह के बारे में। अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। इनका शासन 37 से 57 20 बरस। लाल किला में स्थित है हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनाया था। पूछा था लाल किला में क्या चीज स्थित है? हीरा महल। इस हीरा महल कहाँ है? लाल किला में। यही हीरा महल को किसने बनाया था? बहादुर शाह जफर ने, जो 1857 की क्रांति में बेचारा भाग लिया था और रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। वही बहादुर शाह जो आपको अंतिम मुगल सम्राट बोला जाता है। कौन था? अंतिम बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, अंतिम मुगल सम्राट था, जो हीरा महल की स्थापना किया था। हयात बख्श बाग लाल किले में दिल्ली में स्थित है। पूछ सकता है हीरा महल और कहाँ है? लाल किला में दिल्ली में। हयात बख्श बाग कहाँ है? लाल किला में है। हीरा महल कहो या हयात बख्श बाग कहो, दोनों दिल्ली के लाल किला में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का वार्षिक नाम था अहमद खान। पूछ सकता है अहमद शाह अब्दाली का वार्षिक नाम था अहमद खान। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। पूछ सकता है अहमद शाह अब्दाली का वार्षिक नाम क्या था? अहमद खान। अहमद खान ने अहमद शाह कहो या अहमद खान कहो, अहमद शाह अब्दाली कहो, भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। रिवाइज मान लेते हैं एक बार। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसको साथ दिया था? बहादुर शाह को। अवध का पूछेगा मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य और संस्थापक मुगलों से स्वतंत्र हो गया था राज्य अवध है, जो शहादत खान है। हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क खां। चिनकिलिज खां को उपाधि मिला था निजामुल मुल्क के, जो दिया था आपको चिनकिलिज खान को गुरु कुछ नाम है, आगे पढ़ेगा है ना। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद का चिनकिलिज खान ने उपाधि लिया था 1725 में। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां थे। बंगाल का पूछेगा मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का पूछा है सादुतुल्ला खां। भरतपुर का पूछा है चुरामन और बदनसी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, जो शहादत खां को इनको देता है बुरहान उल मुल्क की उपाधि। शहादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। इनका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन है। बहादुर शाह का पूरा नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह का पूरा नाम था मुअज्जम, और इनका बहादुर शाह को शाह खबर के नाम से पुकारा जाता था, शाह खबर। जहादार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या से हस्तक्षेप कर लिया था। जहादार शाह, इनका शासनकाल जहादार शाह का देखा जाए तो 1712 से 1713 तक, जो लाल कुमारी वेश्या से हस्तक्षेप किए थे। वही कह रहा है जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी है ना नाम के वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था कि जो भी लाल कुमारी वेश्या हो उसको हस्तक्षेप कर दो। जहादार शाह। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु हुसैन अली खान। यही हुसैन अली खान मोहम्मद अब्दुल्ला खान थे। इनको खान को शासक का निर्माता के रूप में माना जाता है। इसी हुसैन अली खान को हत्या कर देता है 1720 में हैदर बेग ने।
हैदर बेग से हत्या कर देता है। जहादार शाह को लंपटपुर कहते हैं। वही जहादार शाह जो को 1712 से 1713 तक शासन किया। क्यों लंपटपुर कहते हैं? लंपटपुर जहादार शाह को क्योंकि लाल कुमारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, इसलिए लंपटपुर कहते हैं। इसलिए इनको हम लोग लंपटपुर के नाम से जानते हैं। जहादार शाह को फर्रुखशेर को मुगल वंश का घृणित कार्य कहा जाता है। फर्रुखशेर को क्या बोलते हैं? फर्रुखशेर पूछेगा तो फर्रुखशेर को हम लोग 1713 से 39 तक शासन किया। इनको क्या बोला जाता है आपको बता सकते हैं? तो इनको मुगल वंश का घृणित कार्य कहा जाता है मुगल वंश का। वही फर्रुखशेर को मुगल वंश का घृणित कार्य कहा जाता है। घृणित कार्य सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान कारण मोहम्मद शाह को रंगीला पाशा कहा गया और संगीत के रूप में इन्हें मोहम्मद अनेक खलियारों की रचना हुई। तुरानी सैनिक था हैदर बेग ने सैयद बंधु 1720 को अली हुसैन अली को हत्या। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खान निजाम उल मुल्क की उपाधि मिला। 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था हैदराबाद को। हैदराबाद का स्थापना तुरानी ने किया था। पूछता है हैदराबाद का स्थापना तुरानी ने किया था। तुरानी में कौन था तुरानी? तो आपको चिनकिलिज खान ने। अवध की स्थापना ईरानी ने किया था। ईरानी में कौन सा? नादिर शाह। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह था। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। उस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। या नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि नादिर शाह ने ईरान का था। 1739 में दिल्ली में आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय, रंगीला बादशाह के समय। नादिर शाह लगभग 17 करोड़ रुपये का धनराशि लेकर के इंडिया से और शाहजहाँ का जो बनाया हुआ था तख्त ताउस शाहजहाँ के उसको और कोहनीर को हीरा को लेकर भाग जाता है नादिर शाह। तख्त ताउस मिर्च शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कहेगा तो मोहम्मद शाह। और दिल्ली पर शासन पर बैठने वाला अंतिम कहेगा शासन मुगल सम्राट तो आपको बहादुर शाह द्वितीय जफर। लाल शाह आलम द्वितीय के शासनकाल देखा जाए तो इनका शासनकाल 1767 से 1806। वो इन्हीं के समय शाह आलम द्वितीय अली गौहर के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेज आता है। अंग्रेज आकर के अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके खींच के मारे 1806 में गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को हत्या कर देता है। 1806 में शाह आलम द्वितीय को हत्या कर देता है गुलाम कादिर खान ने। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठों अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली का हार हो जाता है और मराठों का जीत होता है। 1767 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता था। सेना के बीच होता युद्ध मराठा का हल था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है क्योंकि शाह आलम द्वितीय के समय ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, आक्रमण किया। इस चलते खींच में गुलाम कादिर खान ने 1806 में 3 बरस जीने का मौका देता है। 3 बरस 306 हत्या कर देता है शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर खान ने। शाह आलम द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट बनता है। और तख्त ताउस के बारे में पूछेगा तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। 1857 रंगून भेजा था हो गया। लाल किले में स्थित हीरा महल का निर्माण किया था बहादुर शाह जफर ने। हयात बख्श बाग लाल किला में है जो दिल्ली में है। हयात बख्श बाग। अहमद शाह अब्दाली को वास्तविक नाम था अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी की बात है। वास्को डी गामा ने भारत का पश्चिमी तट पहुंचा था। कहाँ? कालीकट, केरल में। केरल के बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग खोज कर दिया। भारत और यूरोप के बीच पूछा कब मई? 17 मई को। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। पूछता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन था? भारत में आया था। कौन था फ्रांसिस्को द अल्मेडा? भारत में पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली कैसा? तो वायसराय बनकर आया था। पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 में। 1798 के बाद दूसरी बार आया था पुर्तगाली 1505 ईस्वी में वायसराय बनकर, पुर्तगाली वायसराय बनकर फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1509 5 के बाद 1549 अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। ये बनकर आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा और ये भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। पूछ सकता है अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना था कब? अल्बुकर्क कहेगा तो 9, अल्मेडा कहेगा फ्रांसीसी द अल्मेडा 5 में। 1510 ईस्वी में 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना 1509 में। यही अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा क्षेत्र जीत लेता है।
आता है 1510 1509 ईस्वी में अल्बुदक अल्फांसो द अल्बुकर्क, और 1510 ईस्वी में बीजापुर को छीन लेता है। 9 में गवर्नर बनता है, एक वर्ष बाद बीजापुर को छीन लेता है। किसे छीनता है? यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है, गोवा को छीन लेता है। बीजापुर के थे कौन? यूसुफ आदिल शाह। इसी यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है कौन? 1510 में कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। पूछता है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोला? तो आपको कोचीन में खोला। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती सन थोमे थे। पूछा दक्षिण पूर्वी तट पर, है ना, दक्षिण पूर्वी तट पर जो है यहाँ इस एरिया में आपको दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती नाम था सन थोमे था यहाँ पुर्तगालियों का बस्ती। और पहली व्यापारिक कोठी खोजा कोचीन में खोला। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आया 1602 में, है ना, 1602 में। पुर्तगालियों के बाद कौन था? डच। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन भारत के पूर्वी सुमात्रा पर पहुंचा। पूछा पहला डच यात्री का नाम बताओ, तो पहला डच यात्री का नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी समुद्र सुमात्रा पहुंचता है। भारत का जो पूर्वी है सुमात्रा पहुंचता है हाउटमैन। भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचता है हाउटमैन। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में खोला। 2 में आता है और 1605 में खोल देता है। 3 वर्ष बाद व्यापारिक कोठी कहाँ में? तो मछलीपट्टनम में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट खोलती है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया पुलिकट। मूल से मुस्लिम पट्टम, मूल से मूल प्रथम, पुलिकट हो गया दूसरा, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। कहेगा डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी, तो डच के बारे में कहेगा तो 1605 में, और पुर्तगाली कहेगा तो कोचीन में खोला था। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती का नाम था सन थोमे। यह डच के बारे में पढ़ रहे हैं जो 1596 में डच आया था पहली बार कार्नेलियन हाउटमैन के रूप में पूर्वी सुमात्रा में। हम लोग डचों ने पहली व्यापारिक कोठी खोला था 1625 में, कहाँ? मछलीपट्टनम में, नंबर 1 में। दूसरी व्यापारिक कोठी कहेगा पुलिकट को ही स्वर्ण सिक्के और पैगोडा, स्वर्ण सिक्के एवं पैगोडा के ढाला, स्वर्ण सिक्के को ढाला, पुलिकट में ही स्वर्ण सिक्का ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना, क्योंकि पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला गया था इसलिए केंद्र बना। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों ने भारत में प्रथम बार क्या रखा था? औद्योगिक वेतनभोगी रखे। जो औद्योगिक काम में करेगा उसको मिलेगा औद्योगिक में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1767 के अंग्रेजी और डचों के मध्य हुए वेदरा का युद्ध होता है। हम कह सकते हैं डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? अंतिम रूप से पतन को खत्म कर देता है अंग्रेजों ने 1759 में। 1759 में कैसे खत्म होता है? वेदरा के युद्ध में। वेदरा के युद्ध से ही डचों का खेला खत्म होता है 1759 में, जिसमें अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध होता है। अंग्रेज जीत जाता है। 31 दिसंबर 1600 की बात है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान कर देता है कि जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दो। 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर याद कर लेना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापक था उसमें कितने हिस्सेदार थे? 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। पूछ सकता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने भागीदारी थे? 217। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यही कैप्टन हॉकिंस ने पहला तुरी मुगल दरबार में गया था जहांगीर के शासनकाल में, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। पूछा था मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम बताओ? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कैसे गया था, किस रूप में? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था, है ना। जेम्स प्रथम ही भेजा था अपने नौकर के रूप में कैप्टन हॉकिंस को। कहा जाकर देखो तो कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में जाओ। 1609 में गया। टॉमस स्मिथ था ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर पहला। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन जो था पहले जहाज का नाम था, वो भी अंग्रेजी जहाज। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर यहीं पर आपको डचों ने भी मछलीपट्टनम में अपने 1605 ईस्वी में, यहाँ पर डचों ने 1605 ईस्वी में आपको कोठी खोला था, व्यापारिक कोठी। और अंग्रेज भी आता है
डच आता है 1605 में खुला यहाँ पर, और अंग्रेज आता है 1600, यहाँ 2 भाग होता है, एक 1605 होता है, एक होता है 1611 इसमें। 1605 में डच ने खोला था, 1611 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज ने खोला था। देखिए लिखा हुआ है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी, जहाँ स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला गया था। पुलिकट में पुलिकट को समझ गतिविधियों केंद्र बनाया। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पहले डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, 1596 में भारत को समर्थन थे। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संथों में। नहीं जी, पुलिकट के बारे में नहीं, दक्षिणी पूर्वी तट जो है यहाँ पर है ना, पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती का नाम था संथों में। पुर्तगालियों ने डच नहीं जी, देखिए डच पर नहीं, पुर्तगालियों का बस्ती नाम था संथों में। यहाँ नाम था यहाँ पर नाम था संथों में, पुर्तगालियों का संथों में। और यहीं पर आपको अंग्रेज आता है दक्षिण पूर्वी तट पर 1611 में, और मछलीपट्टनम है ना, और यहाँ पर व्यापारिक कोठी खोलता है अंग्रेजों ने। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एलवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दिया। जहांगीर ने कहा कि ठीक है, ऐसा कहते हैं। मुगल दरबार आवे क्या था, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था जेम्स प्रथम राजदूत के दरबार में 1609 में। तो जहांगीर ने कहा 9 में आई गया है, ऐसा करते हैं। 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी कर देता है, और उस बात में 1613 में बोलता है कि अंग्रेजों को हम लोग सूरत में आने की इजाज़त है। सूरत में जाता है और थॉमस एलवर्ड के अधीन, ये थॉमस एलवर्ड है, थॉमस एलवर्ड के अधीन कहा देखो थॉमस एलवर्ड कैप्टन हॉकिंस जा रहा है सूरत में, वहाँ पर व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे देना। तो थॉमस एलवर्ड को दे देता है इजाज़त 1613 में। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला था। पूर्वी तट यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पश्चिमी तट पर 1613 में खोलता है, 1613 में मछलीपट्टनम में। पूर्वी तट पर कहेगा तो मछलीपट्टनम में खोलते हैं, मछलीपट्टनम है। और सूरत में कहेगा 1608 में, 1608 में है। हाँ, पश्चिमी तट पर कहेगा सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठा खोलता है अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में, मछलीपट्टनम सूरत। पहली बार सूरत में 1660 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1660 में यहाँ सूरत में कोठी खोलने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन असफल हो गया था। लेकिन तब 13 में अंग्रेज खोल देता है कैप्टन हॉकिंस। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम आता है, सर टॉमसरो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है। देखा कि हम कम नहीं है, मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस गया था, जेम्स प्रथम के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था, है ना। तो 1609 में जहांगीर के दरबार में यह भी कम नहीं था। यह भी 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम आता है, 1615 में। टॉमसरो को भी कम नहीं समझो। 1615 में जेम्स प्रथम ने कहा यह सर टॉमसरो देखो, तो जेम्स प्रथम भेजा था, कैप्टन हॉकिंस गया था जहांगीर के दरबार में, तो अपना राजदूत है ना, जेम्स प्रथम ने सर टॉमसरो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जेम्स प्रथम कब भेजा था सर टॉमसरो को अपना सम्राट बना करके, राजदूत बनाकर 1615 में। और कब गलता कैप्टन हॉकिंस 1609 में। 6 बरस बाद 15 में गलता है सर टॉमसरो जहांगीर के दरबार में भेजा फरवरी 1619 तक भारत में रहा। सर टॉमसरो था और 15 में आता है, 15/4/19 तक भारत में रहता है। रो फरवरी है जी, क्या है जहांगीर और खुरम शाहजहां अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। जहांगीर और खुरम दोनों चाहते थे कि अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट मिले, तो इसलिए अंग्रेज और खुरम असफल हो गया। जहांगीर के दरबार में भले आया। 1615 में सोचा कि जेम्स प्रथम के रूह ने भेजा था सर टॉमसरो को मुगल दरबार में, तो सोचा जहांगीर के हमारे दरबार में आया तो कुछ छूट मिला, तो ऐसा छूट नहीं दिया, और खुरम को भी नहीं। अंग्रेजों के लिए कुछ 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूछा था 1632 में क्या था, गोलकुंडा का सुल्तान था कौन, अंग्रेजों। गोलकुंडा का सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, सब सलाह अंग्रेजों को दे रहा। 1632 में क्या हुआ, गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा देखो अंग्रेज भाई, तुमको एक सुनहला का फरमान देते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा ऐसा बात, सुनहला फरमान देते हैं। इस सुनहला फरमान के अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक दर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे।
1639 में क्या होता है कि अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहीं किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट कहलाया। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय था। पूछा था अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था, तो कोरोमंडल तट पर। नहीं समझे। 1639 में क्या हुआ ना, में अंग्रेज फ्रांसीसी डे आया था। 1639 में कौन आया था? फ्रांसीसी डे। यही फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा थे। चंद्रगिरी के राजा से क्या किया, मद्रास पट्टे पर ले लेता है। आता फ्रांसीसी डे 1639 में अंग्रेज था। कहा कि चंद्रगिरी का राजा कौन है, तो मद्रास पट्टे पर उधार लेता है। केकरा से? कहा देखो भाई, चंद्रगिरी के राजा हमको मद्रास दे दो पट्टा पर। फ्रांसीसी डे ने कहा और मद्रास पट्टे पर लेकर के एक वहीं पर किलाबंदी का कोठी का निर्माण कराया। कौन? तो मद्रास पट्टे पर किलाबंदी कोठी किसने निर्माण कराया? तो फ्रांसीसी डे ने। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही किलाबंदी को जो कोठी बना, इसी के कोठी का नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट कहलाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट कहलाया, जो अंग्रेजी का मुख्यालय था यही फोर्ट कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में पड़ता है। जब वर्षा भी सबसे पहले यही होता है, लौटती मानसून से। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स ब्रेगेंजा और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी। और पुर्तगाली के राजकुमारी का नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय का विवाह देता है। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह देता है। चार्ल्स द्वितीय पूछेगा ब्रिटेन का था और पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह देता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे देता है। कब शादी होता है दोनों के? 1661 में। पुर्तगालियों ने इसलिए दान में दहेज में देता है कि पुर्तगाल के थी राजकुमारी लड़की कैथरीना ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन का रहा राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इसलिए दहेज के रूप में देता है। बॉम्बे को देता दान में, जाओ रख लो। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को देता है। जब राजकुमार को मिलता है दहेज के रूप में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को तो उसने क्या करता है, 1661 मिलता है। 7 वर्ष बाद 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने क्या करता है, बम्बई को 10 पाउंड रुपया में किराए पर देता है, भाड़ा पर। किसको? ईस्ट इंडिया को कंपनी को, जाओ इस पर काम करो। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई रख दिया। पूछा जाता है तो 1687 से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में होगा। इसे हटाकर कहाँ रखा? मुंबई में। क्यों रखा? क्योंकि दान में तो दिया था चार्ल्स द्वितीय ना, इस चलते मुंबई को रखा। गेरोल्ड अंगियार 1669 से 1677 तक टोटल 8 वर्ष शासन किया। गेरोल्ड अंगियार ने सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर ने बम्बई शहर का स्थापना किया था। पूछा था बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? तो गेरोल्ड अंगियार ने। कौन था गेरोल्ड अंगियार? मुंबई शहर का स्थापना किया। इस सब का लिखा है। सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। पूछता गेरोल्ड अंगियार कौन था? सूरत का प्रेसिडेंट था, वही सूरत जो 1687 में अंग्रेजों ने सूरत के मुख्यालय को हटा करके मुंबई किया था। वही सूरत के प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा, कौन था? गेरोल्ड अंगियार ने। सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का था गवर्नर, इसलिए गेरोल्ड अंगियार ने बॉम्बे शहर का स्थापना कर देता है। बंगाल का शासक शाहजुआ था। शाहजुआ ने क्या करता है, सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। कहा बंगाल का शासक शाहजुआ ने, ऐसा करो, अंग्रेज तो शक्तिशाली ही है, जबरदस्ती कार्रवाई करेगा। तो 1651 ईस्वी में शाहजुआ ने 51 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दिया कि जाओ व्यापारी कर सकता है बंगाल में। इस तो भाई कहीं कहीं मिल रहा है तो हाक तो जमी रहा है अंग्रेज के। यहाँ शाहजुआ भी देता है अंग्रेज को छूट व्यापारी करने के लिए। इस अनुमति को निशान कहते हैं। क्योंकि निशान किसे कहते हैं? शाहजुआ ने बंगाल का शासक था, 1651 में अंग्रेजों को व्यापारी छूट देता है, इसी अनुमति को देता है। तो इस अनुमति को अनुमतिया को बोलते हैं, निशान कहते हैं शाहजुआ वाला अनुमति को। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती
कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में भुगतान करके प्राप्त की और यहाँ पर पोर्ट विलियम का निर्माण किया। पूछ सकता है 1698 ईस्वी में क्या होता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 1698 में तीन गो गाँव ले लेता है। कौन कौन? सूतानुती गाँव और कालीकट गाँव और गोविंदपुर गाँव को 1200 रुपये में उधार ले लेता है, बाकी पर प्राप्त कर लेता है 1200 रुपये में। और यहाँ पर पोर्ट विलियम का निर्माण कराता है, सूतानुती में भी और कालीकट गोविंदपुर में अंग्रेजी ने पोर्ट विलियम का निर्माण कराता है किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर जो था पोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट होता है। पूछता है पोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। पोर्ट विलियम प्रथम का प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता कहलाया। यही पोर्ट विलियम जो था फोर्ट विलियम आगे चल के कब बनाया? कलकत्ता। पूछता फोर्ट विलियम का स्थापना कलकत्ता में हुआ था, नगर कहलाया, जिसका न्यू जॉर्ज चारनोक ने की थी। पूछता कलकत्ता में पोर्ट विलियम का स्थापना किया था, जो कौन किया था? जॉर्ज चारनोक ने। और बम्बई के कहेगा तो गैरोल्ड ऑंगियर ने। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फैंक्रो कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में खुला। पूछता भारत में फ्रांसीसियों के पूछा का प्रथम फैक्ट्री कब खोला? फैंक्रो के खोला था? फैंक्रो कैरो के द्वारा। कहाँ खोला? फैंक्रो कैरो ने सूरत में खोला 1668 में। यही कहेगा पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था, है ना। और दक्षिण पूर्वी तट को प्रथम बस्ती माना था संथोमे था बस्ती का नाम था। डचों के व्यापारिक पहली कोठी 1605 ईस्वी में खोला मछलीपट्टनम में और दूसरी खोला था पुलिकट में। यही कहता अंग्रेज के पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? ये भी मछलीपट्टनम में ही 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर संथोमे में 1611 में मछलीपट्टनम ने कहा जी मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोला था अंग्रेज ने। और 13 में 1600 गुजरात के पास, है ना, सूरत के पास खोला था थॉमस लवर्ड ने के अधीन पर। देखते हम लोग भारत में फ्रांसीसी का प्रथम कोठी फैक्ट्री जो था फैंक्रो कैरो के द्वारा खुला था सूरत में 1667 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पूछ सकता है पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रांसीसी मार्टिन ने। कब? 1674 ईस्वी में। सूरत में व्यापारिक कोठी अंग्रेजी फ्रांसीसी कब खोला था? 1667 में। और 74 में किया था फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी का स्थापना किया था। फ्रांसीसी मार्टिन। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 वर्ष चला। 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746-48 में। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी ज़्यादा इस युद्ध से कर्नाटक युद्ध से बहुत प्रभावित हुए। 48 ईस्वी में हुई ये ला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। पूछ सकता है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746-48 में। इससे कौन प्रभावित हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुआ। 48 में जब समाप्त होता है कर्नाटक युद्ध, उसी समय 1748 में हुई ये ला सापल की संधि हुई। पूछ सकता है ये ला सापल की संधि कब हुआ था? 1748 में कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत। ये ला सापल की संधि के तहत द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होता है। यही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध 48 में खत्म होता है। किस संधि के तहत? ये ला सापल की संधि के तहत। और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी होता है। ये ला सापल संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी भी समाप्त होता है और कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। प्रथम 46-68, दूसरा 1 वर्ष बाद दूसरा स्टार्ट होता है 49 से 54, टोटल 5 वर्ष चला। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का हार हो जाता है। पूछता है दूसरा कर्नाटक युद्ध में किसका हार होता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की, जो 5 वर्ष तक चला था कर्नाटक युद्ध। डुप्ले दूसरा कर्नाटक युद्ध में हार जाता है। जो वापस बुला लिया गया, हार जाता है तो उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर रूप में बनाकर भेजा गया। गोडेहू को देखा डुप्ले हार गया तो दूसरा तो फ्रांसीसी गवर्नर जाता है बनकर गोडेहू, है ना, कर्नाटक युद्ध में लड़ने। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 को हुई। पांडिचेरी की संधि कब था? जनवरी 1755 को। इसके साथ युद्ध विराम हो जाता है ना। पांडिचेरी की स्थापना किया था किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 को। वही कहा पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 में हुआ। इसी 55 के साथ युद्ध का विराम होता है कर्नाटक का।
कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है 1756 से 63। प्रथम पूछेगा 46-48, फिर 48 के बाद 49 होता है, 49 से 54, जिसे डिप्लो का हार होता है गोडोही दोबारा आता है ना। पांडिचेरी के संधि पर 55 में, 54 के बाद 55 आता है तीसरा। पहला चला था 2 बरस, फिर 5 बरस, फिर आपको 7 वर्ष चला, 2 3 5 5 1 6 7 वर्ष, 6 1 7 53 वर्ष, 1756 से 63 ईस्वी तक। 1756 ईस्वी में हुआ 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था ये। कर्नाटक जो युद्ध होता था 1756 से 63, इसी समय सप्तवर्षीय युद्ध भी होता है इंग्लैंड फ्रांस के बीच, इसी का भाग है 1756 में जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है उसी का भाग है तीसरा कर्नाटक युद्ध। पेरिस की संधि होने पर यह जो समाप्त होता है पूछता पेरिस की संधि का बोलता है 1763 में, इसी के तहत सप्तवर्षीय युद्ध खत्म। 1760 में आता है अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वाडिवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। पूछा था मांडीवास का युद्ध का बोल था, तो मांडीवास का युद्ध 1760 में, इसमें किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी सेना सर आयरकोट के बीच, आयरकोट के नेतृत्व में होता था वांडीवास की लड़ाई होता था। इस वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार होता है, अंग्रेज ने कुचल कर मारता है फ्रांसीसियों की। आयरकोट के नेतृत्व में होता है आयरकोट का। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, पांडिचेरी को फ्रांसीसी के जो हाथ में था पांडिचेरी, इसी पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेता है। पूछता है 1761 में क्या होता, तो अंग्रेजों ने छीना था, किसको छीना था? तो फ्रांसीसी पांडिचेरी को छीन लेता है। कैसे छीन लेता है? फ्रांसीसियों से छीन लेता है। वही पांडिचेरी की स्थापना अब कैसे देखा जाए, भारत में फ्रांसीसी के प्रथम कोठी फ्रैंको में खोला था, फ्रैंको कैरो के द्वारा खोला था। कोई व्यक्ति था, सूरत में खोला था 1667 में। देखिए 1674 में क्या हुआ, फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी का स्थापना किया था। फ्रांसीसी जो मार्टिन था 1674 में पांडिचेरी का स्थापना किया था। यही फ्रांसीसी से अंग्रेजों ने 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी मार्टिन से है ना फ्रांसीसी को छीन लेता है पांडिचेरी को। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेता है और फ्रांसीसी ने इसको बनाया था कब 1674 में, और छीन लेता है अंग्रेज 61 में। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़ करके शेष अन्य प्रदेशों को लौटा देता है, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। कह रहा 1763 ईस्वी का होना पेरिस की संधि हुआ। यही पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने कहा ठीक है, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी खत्म होता है। ठीक है, अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़ देता है और शेष अन्य प्रदेश जो था चंद नगर को छोड़ करके सभी को लौटा देता है। चंद नगर को नहीं लौटाता है, बाकी सभी प्रदेश को लौटा देता है अंग्रेजों ने। कहा किस संधि के तहत? 1763 के संधि, पेरिस के संधि के तहत। और 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में जो था ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में ही रहे। कहा कि जब भी 1749 तक जो भी कब्जा है फ्रांसीसी कब्जा में था, ये भारत की आज़ादी तक 1749 से लेकर अभी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहा। अब चलते पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आए थे भारत, है ना, और उसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 वही 1600 में किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 इसमें 31 दिसंबर की बात है 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ये प्रथम ने कहा एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे देता है ना ईस्ट इंडिया। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है एलिजाबेथ द्वारा 1600 में। डच 1602 उसमें। डेनिश हाल था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। फ्रांसीसी हाल था ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। स्वीडिश हाल था ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। पुर्तगाली के बारे में देखा जाए तो पुर्तगाली 17 मई 1498 को वास्को ड गामा ने भारत के पश्चिमी तट पहुंचा, वो भी कालीकट केरल में पड़ता है, वहीं बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत यूरोप के बीच के नए समुद्री के मार्ग खोजता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बनकर आता है। 1505 में अल्मेडा आ गया 1505 में। तब आता है अल्बुकार्क 1509 इसमें, और 1510 इसमें बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है अल्बुकार्क। पुर्तगाली ने पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोला। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगाली ने पहली कोठी कब खोला था? कोचिन में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती का नाम था संत थेमो। यहाँ संत थेमो है दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की बस्ती का नाम था। कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुँचे। पूछा कार्नेलियन हाउटमैन जो था पहले डच यात्री का नाम था कार्नेलियन हाउटमैन, जो ही डच सबसे पहले 1602 में
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में था। यही डच का था डच यात्री कर्नेलियन हार्टमैन था जब 1596 में भारत पहुंचा। भारत के पूर्वी सुमात्रा तट पर पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी पहली प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में खोला। यही डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 में खोला। कहाँ खोला? तो मछलीपट्टनम में। यही मछलीपट्टनम में डच को दूसरी व्यापारिक कोठी कहेगा। मछलीपट्टनम पहले दूसरे पुलिकट में यहाँ स्वर्ण सिक्के भी जारी किया गया जिसे ढाला गया, इस कारण पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बताया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा। औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाला डच था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में 2 मई 1759 में चला गया और डच का मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा के युद्ध में ही डचों का खत्म होता खेला अंग्रेज के साथ। बेदरा का युद्ध 1759 में। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ पढ़ लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र दे दिया था। 31 दिसंबर। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 1717 में साझेदार थे। उसका गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1609 में जाता जागीर में भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। जब 1609 में जागीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस तो 1611 में कहता है कि जाओ देखो अंग्रेज है ना दक्षिणी पूर्वी तट पर है ना मछलीपट्टनम है। यहाँ मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोला था। मछलीपट्टनम में एक और नाम से याद आता है आपको? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है ना? क्या डचों ने भारत में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में खोला था वो मछलीपट्टनम में। और अंग्रेज भी था, देख रहे हैं अंग्रेज भी 1611 में पूछेगा। ऐसे तो अंग्रेज आपको देखिए 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अंग्रेज भी खोला था मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम में कौन खोला था आपको? कौन खोला था बताओ नाम? डच भी खोला था 1605 में, लेकिन डच 1605 में खोला, अंग्रेज ने 1611 में खोला था। जागीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया और कहा कि अंग्रेज को थॉमस एल्थवर्ड के कहा अंग्रेज को व्यापारी का केंद्र कोठी खोलने को दे दो फैक्ट्री। ये देख लीजिए पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोलता है। यही था मछलीपट्टनम का ही अंग्रेजों का भी प्रथम और डच का भी प्रथम मछलीपट्टनम। फर्क नहीं कि डच 1605 में, अंग्रेज 1611 में खोला। जबकि पश्चिम तट पर सूरत में 1613 में खोला। पश्चिम तट पर 1613 में सूरत पर सब क्या 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम आते हैं। इस सर टमसरो को अपना राजदूत बनाकर सम्राट जागीर के दरबार में भेजता है। पूछता है 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम थे। इसने कहा था देखो सर टमसरो तू मेरा राजदूत बनकर जाना है। कहाँ? मुगल सम्राट में जागीर के दरबार में। सर टमसरो दूसरी बार यही जाता है। सर टमसरो दूसरी बार सम टमसरो प्रथम कहेगा तो प्रथम कैप्टन हॉकिंस। यही सर टमसरो फरवरी 1619 तक भारत रहता है 4 बरस है। जागीर एवं खुरम के शाहजहाँ से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। सफल भी रह जाता जी, पिछला जो पढ़ते थे असफल, लेकिन सफल रहा है ना। ने कहा जहांगीर और खुरम के लिए अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए सफल कहा। जहांगीर और खुरम शाहजहाँ से अंग्रेजों के लिए किया था, कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। कहा कि देखिए जहांगीर और खुरम अंग्रेज मांग रहा है कुछ व्यापारिक करने के लिए कोठी फैक्ट्री खोलने के लिए 1619 में, तो दे भी देता है। जहांगीर के दरबार में देता है। 1632 में रोज जाता है तो मांगवे करेगा भाई जहांगीर से। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया था है ना, और अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को संतों पर व्यापार किया था। सुनहला फरमान दिया था कौन? गोलकुंडा का सुल्तान अंग्रेज को 1632 में दिया था अंग्रेज को। 1647 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे था ने कहा किया चंद्रगिरी के राजा से मांगा। क्या मांगा? 1647 में फ्रांसीसी डे ने देखो चंद्रगिरी के राजा मुझे मदास पट्टे पर दे दो। अब ले भी देता है। वही एक किलाबंदी बनाता है, किलाबंदी कोठी बनाता है। अब इसे किलाबंदी कोठी को ही आगे जाकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम पड़ गया। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट कहलाया। यही कोरोमंडल तट अंग्रेजों का मुख्यालय था अंग्रेजों का। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा और ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स। दोनों का शादी हुआ था 1661 में। इस खुशी में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई देता है दान में। चार्ल्स द्वितीय ले लेता है 61 में। 7 वर्ष बाद 68 में
मुंबई को 10 पाउंड के साथ वार्षिक किराए पर देता है। साल भर में ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है बिजनेस करने के लिए। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बॉम्बे कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने 10 पाउंड में मुंबई को खरीदा तो सूरत क्यों रहेगा। मुंबई को बना दिया राजधानी। 1687 में अंग्रेजों ने गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 77 तक शासन किया। टोटल 8 बरस। गेराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट था और मुंबई का गवर्नर। यही गेराल्ड ऑंगियर ने मुंबई शहर का स्थापना किया, क्योंकि मुंबई का गवर्नर था। बंगाल के शासक शाहजूजा थे। इस शाहजूजा ने सबसे पहले 1691 में अंग्रेजों को व्यापारी छूट की अनुमति दिया। कोई भी अंग्रेज आएगा 1691 कहा कि व्यापारी कर सकता है शाहजूजा। इसी की अनुमति को बोला जाता है निशान, और अंग्रेज हाथ छाप लेता है। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गाँव सुल्तान नीति कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये मिलता है और लेकर के यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण करवाता है। अब फोर्ट विलियम का निर्माण करवाता है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यही फोर्ट विलियम का निर्माण करवाता है सुल्तान नीति कालीकट गोविंदपुर में। और चार्ल्स आयर थे इसी फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही फोर्ट विलियम कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव कोलकाता का नींव जॉर्ज चैरनॉक ने डाला था। अंग्रेज का पूछेगा तो गेराल्ड ऑंगियर ने। चार्ल्स भारत में फ्रांसीसी के प्रथम खोटी कब था? फ्रैंको कैरो के द्वारा खोला गया था। फ्रांसीसी के द्वारा पूछेगा तो सूरत में खोला गया था। सब सूरत में खुली रहा फैक्ट्री। 1668 ईस्वी में 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन का स्थापना किया था। पूछा था 1674 में कहा था फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी का स्थापना किया था। पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया 1677 में। और 1767 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को छीन लेता है। 1767 में 19 साल बरस बाद प्रथम कर्नाटक जो 1746-48 में हुआ, जिसके ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी बहुत इसमें टेंशन में रहता था। 1768 ईस्वी में ये ला सापल का संधि हुआ। ये ला सापल के संधि के तहत 1768-48 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होता है और इसी के तहत कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। ये ला सापल के संधि के तहत। दूसरा आता है 1848 के बाद 49 और 5 वर्ष चलता है 54 तक। इस युद्ध में भी डुप्ले के हार होता है। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले के हार, उसकी जगह दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर आता है गोडहू है। पांडिचेरी का संधि भी होता है आपको 1755 में। इस युद्ध के साथ पांडिचेरी के संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म। पहला ला सापल के संधि के तहत, दूसरा पांडिचेरी के साथ कर्नाटक युद्ध खत्म। कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1756-63। यह 7 वर्ष का अंतर है। 87 युद्ध का ही अंग है। पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। पहला होता है ये ला सापल के संधि के तहत कर्नाटक युद्ध खत्म, और दूसरा होता है पांडिचेरी के तहत। तीसरा आपको पेरिस पांडिचेरी के संधि के तहत तीसरा होता है पेरिस के संधि के तहत। 1760 में अंग्रेजी सेना थे आयरकुट के नेतृत्व में ही मांडीवास का युद्ध था है ना। मांडीवास का युद्ध किसके बीच चलता? 1760 में। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1664 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी का स्थापना किया था और 1700 साल भर के बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी के फ्रांसीसी से छीन लिया। फ्रांसीसी था कौन? फ्रांसीसी मार्टिन। 1763 में पेरिस की संधि हुई और अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी खत्म होता है और चंद्रनगर को छोड़ करके अन्य प्रदेश को लौटा देता अंग्रेज। और 1749 तक जो फ्रांसीसी के कब्जे में था, आज़ादी के बाद भी भारत के फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था है ना। मुगल साम्राज्य के जितना भी लोग मैंने आने वाले जितना भी प्रांत था, सभी प्रांतों में सबसे अच्छा खासा बंगाल था है ना। वही बंगाल था सबसे अच्छा खासा माना जाता है। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था। पूछा जा सकता है सबसे स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शिद कुली खान। परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह के राजस्व भेजता था। देखा, मुर्शिद कुली जो था स्वतंत्र शासक था, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी मुर्शिद कुली खान नियमित रूप से क्या करता था? मुगल बादशाह के राजस्व भेजता था। मुगल बादशाह में मुर्शिद कुली खान मुँह से मुगल बादशाह को भेजता था। मुर्शिद कुली खान जिसने मुगल बादशाह के राजस्व भेजता था नियमित रूप से, वही मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद
पहले मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर आज की इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ तथा कृषकों को तकाबी ऋणी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद कौन था? दामाद का नाम था शुजाउद्दीन हुआ। कहने को नहीं समझ में आया। मुर्शिद कुली खान ने क्या कहना, जब मुगल बादशाह को राजस्व नियमित रूप से राजस्व भेजता था नियमित रूप से, तो वही मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ कर दिया? ढाका से ले गया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी किनारे बसा है। पूछता मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? ढाका से मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद। और इसने किसने? मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। पूछता है इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो मुर्शिद कुली खान ने। और कृषकों को तकाबी ऋणी प्रदान किया। पूछता इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ मुर्शिद कुली खान ने किया था। तो कृषकों को क्या दिया था? तकाबी ऋण। तकाबी ऋण का मतलब होता है खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया था मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान के उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका दामाद होता है शुजाउद्दीन। यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा आपको, मुर्शिद कुली खान ने राजधानी कहाँ ले गया? ढाका में था। ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था कि किया? खेतों के लिए अग्रिम कर्ज ने तकाबी ऋण दिया था कि नहीं? कृषकों को दिया था। उसका मुर्शिद कुली खान के दामाद का नाम क्या था? शुजाउद्दीन। 1740 में गिरिया के युद्ध हुआ। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी दामाद होता है दामाद सिराजुद्दौला होता है। क्या नहीं समझ में आया? 1740 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरिया का युद्ध होता है। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार दिया जाता है। 1700 सरफराज को मारकर बिहार के सरदार सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कैसे बनता है? बंगाल का नवाब अलवर्दी खां। 1740 में क्या होता है? गिरिया का युद्ध। इस गिरिया के युद्ध में सरफराज मारा जाता है। और मार करके तो बिहार के सरदार था उसमें कौन? जब सरफराज मारा जाता है उस समय बिहार का सरदार था अलवर्दी खां। यही कहा कि हम अलवर्दी खां थे बिहार के सरदार। उसमें बंगाल बिहार एक था। बिहार का अलवर्दी खां थे सरदार। कहा कि हम बंगाल का नवाब बनेंगे। और बन जब भी जाता है अलवर्दी खां। कैसे? सरफराज को मार करके। कब? गिरिया के युद्ध में। कब? 1740 में। अलवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कहा कि हम बंगाल का नवाब बन गए हैं, हम मुगलों को राजस्व नहीं देंगे। के अलवर्दी खां ने कहा। अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया, मैंने शक्तिशाली, कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। पूछा था किससे भारत का स्वर्ग कहा जाता था? बंगाल को। कैसे? तो अलवर्दी खां ने मुगल शासकों को राजस्व देना बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो समृद्धिशाली शासक राज्य बन गया। इसलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। भारत का स्वर्ग काल कहने जाने लगा। अलवर्दी खां को उत्तराधिकार पूछेगा दामाद होते हैं। दामाद कौन होते हैं? सिराजुद्दौला होते हैं। मुर्शिद कुली खां के भी उत्तराधिकारी होता है उनका दामाद शुजाउद्दौला। मुर्शिद कुली खां के शुजाउद्दीन। और यहाँ अलवर्दी खान का पूछेगा, इनका भी दामादे था। उस मुर्शिद कुली खां का शुजाउद्दीन था, इस सिराजुद्दौला। चलते हम लोग 20 जून 1756 की बात है। 20 जून 1756 को काली कोठी की त्रासदी नामक घटना घटी। पूछ सकता है काल कोठी की जो त्रासदी की घटना घटी था कब घटा था? 20 जून 1756 को घटा था। इस घटना मैंने काल कोठी की त्रासदी की घटना 1756 वाला इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला जो आपको अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी होता है ना, उसी सिराजुद्दौला के दामाद सिराजुद्दौला होता है। सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था ना जी, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा निकले। छोटे जगह कोठरी में बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लस है ना,
ये बोला था 20 जनवरी 1756 में, जानते हैं तो कहा काली कोठरी का त्रासदी हुआ। काल कोठरी इसलिए कहते हैं, अंग्रेज को कोठरी के अंदर रखा था, इसलिए काल कोठरी का त्रासदी नाम चलता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में। इस घटना के रचयिता कौन थे? जेड हालवेल थे, जेड हालवेल। इसी ने बताया था। तो जानते हैं तो कहा जो अलवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे सिराजुद्दौला, वो क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को पकड़ लेता है और छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है। उसी कोठरी के नाम पर काल कोठरी रखा गया। उस कोठरी को बंद कर दिया तो 23 वो लोग जिंदा निकलते सुबह में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1747 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून, डेट याद करना है। प्लासी युद्ध का 23 जून को हुआ था, 1747 को हुआ। अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी देने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज ने मीर जाफर को क्या किया तो बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज मीर जाफर को। पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 इसको। किसके किसके बीच हुआ था? तो वही अंग्रेज जो 23 को बच गया था, वही अंग्रेज के सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था कौन है ना? अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। और प्लस में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, है ना, जो अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी था। बंगाल के अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। दोनों बहुत तगड़ा टक्कर चल रहा था प्लासी का युद्ध। लेकिन सिराजुद्दौला के, है ना, लेकिन जिसमें नवाब अपने सेनापति, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था। मीर जाफर ने धोखा दे दिया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ देकर और सिराजुद्दौला को मरवा देता है, हरवा देता है। बाद में अंग्रेज खुश होकर के साथ दिया था, तो खुश होकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को, है ना, बंगाल का नवाब बना देता है और सिराजुद्दौला का हाथ देता है, तो बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्लासी की लड़ाई मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में लड़ा गया। देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुआ था ना, तो मोहनलाल और मीर मदन के बीच हुआ था। मीर मदन के नेतृत्व में हुआ था। एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार नहीं रही, नवाब के वफादार रही। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। मीर मदन जो था लड़ते हुए मारा गया। और प्लासी का भागीदारी नदी के किनारे था। प्लासी के भागीदारी भागीरथी नदी के किनारे होने के कारण प्लासी की लड़ाई कहा गया। मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में था और इसमें भागीदारी, छोटी सी भागीदारी मीर मदन का रहा, जो मारा जाता है। क्लाइव के हाथों यही लॉर्ड क्लाइव जो 1757 के 23 जून के प्लासी का युद्ध हुआ था, वही लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज के सेनापति का नेतृत्व कर रहा था, वही लॉर्ड क्लाइव के हाथों की कठपुतली था नवाब मीर कासिम जफर। मीर जाफर था, कठपुतली था, तब ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला के। वही कारण लॉर्ड क्लाइव के हाथों लॉर्ड क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर था। इसी जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखा कि जब तो मीर जाफर अपने सेनापति को धोखा दे सकता है सिराजुद्दौला के, तो ऐसा किया इसको हटा दो। जब सेनापति अपने मालिक को धोखा दे सकता है तो 1760 में क्या किया, उसको हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया। हटा करके 1760 में इसको बढ़ाया, तो मीर जाफर के दामाद का नाम था मीर कासिम। सब दामादा ये रहा। मीर से मीर, जाफर से हो गया कासिम, बंगाल का नवाब बना। पूछ सकता है मीर कासिम बंगाल का नवाब कैसे बना? 1760 में कैसे बना? तो लॉर्ड क्लाइव ने हटा दिया था मीर जाफर को, तो मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था, मुगदलपुर आक्रांत किया था। पूछ सकता है मीर कासिम अपने राजधानी कहाँ किया था? मुर्शिदाबाद हटा दिया और मुंगेर कर दिया, वहाँ से मुंगेर कर दिया अपने नाम पर। पहले था मुर्शिदाबाद, अब हो गया मुंगेर। बंगाल का राजधानी का क्रम देखा जाए, पहले ढाका, तब मुर्शिदाबाद, तब मुंगेर। ढाका था पहले, मुर्शिदाबाद था पहले, मुंगेर करवा था मीर कासिम ने। ढाका बांग्लादेश का राजधानी ढाका, तो फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। ये बंगाल की राजधानी है, बांग्लादेश। बक्सर का जो 1764 में हुआ, इसमें किसके बीच हुआ? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि ये पगला के एक सासू के हटाते तो दामाद को बैठाए, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद का राजधानी हटाकर मुंगेर कर दिया। तो अंग्रेज ने क्या किया? 1764 में बक्सर का युद्ध कर देता है। अब बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। पूछता है बक्सर का जो 1764 हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। अमीर कासिम के अंग्रेज एवं मीर कासिम एक तरफ थे जी, अंग्रेज और मीर कासिम थे एक तरफ, ठीक ना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय होता है। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हर्ट मुंडो था। पूछ सकता है 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। उसमें एक साथ कौन थे? अंग्रेज और मीर कासिम एक तरफ। अब अवध के नवाब कौन था? शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट
था आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और आलम द्वितीय का बिछुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत जाता है बक्सर के युद्ध में। और उस समय बक्सर के युद्ध में युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो के अनुसार बक्सर का युद्ध हुआ। जैसे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य। मुगल साम्राज्य, एक बार रिविजन मार लेते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में जितना भी प्रांत था मुगल समाज में सबसे सर्वाधिक खुशहाल था बंगाल। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक रूप में माना जाता है, मुर्शिद कुली खां। परंतु यह नियमित रूप से मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र था, फिर भी नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुगल बादशाह मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। पहले था राजधानी ढाका, अब ले गया था मुर्शिदाबाद, है ना। अब मुर्शिदाबाद से हटा देता है, मीर कासिम ने मुंगेर कर देता है। वही कहा मुर्शिद कुली खां ने मुँह से मुर्शिद कुली खां मुँह से मुर्शिदाबाद कर देता है। खां ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद रख देता है, जो भागीरथी नदी के किनारे है। यही भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का 1762 का प्लासी का युद्ध होता है। इसमें इजारदेरी प्रथा का प्रारंभ किया था मुर्शिद कुली खां ने। अब कृषकों को ताकाबी ऋण देने के लिए मुर्शिद कुली खां ने, जो खेती करने के लिए अग्रणी कर्ज था। मुर्शिद कुली खां के दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन ने मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी बनता है। 1740 का बात है, गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया के युद्ध में 1740 होता है, जिसमें सरफराज मारा जाता है। सरफराज को मार करके कौन मारता है? अलवर्दी खां ने। बिहार का सूबेदार था अलवर्दी खां। देखा गिरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज को मार देता है और बंगाल का नवाब बन जाता है अलवर्दी खां। किसको मार कर? सरफराज खान को। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। इसने अपने संस्काल में मंगोलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलवर्दी खां ने कहा हम कोई भी मंगोल को राजस्व नहीं देंगे। अब दिया से दिया मुर्शिद कुली खां देता था। लेकिन मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन मुगल बादशाह को राजस्व भेजा था। इसी राजस्व बंद करवा दिया था अलवर्दी खां ने। यही अलवर्दी खां ने कहा कि मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया और कहा कि मुर्शिद कुली खां दिया तो दिया, हम नहीं देंगे। अलवर्दी खां देना बंद करा दिया। इसके चलते शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धि खुशहाल बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इनका उत्तराधिकारी देखा जाए अलवर्दी खां के, उनका दामाद था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का किया 23 जून 1756 को कालकोठी का त्रासदी कहते हैं। कालकोठी की त्रासदी घटना घटा दिया सिराजुद्दौला ने। क्या किया? 146 अंग्रेज को पकड़ करके एक कालकोठी के अंदर रख दिया। उसमें से सुबह में देखा गया 23 को जिंदा था। और इसी के चलते प्लासी का युद्ध हो जाता है ना। इसी के चलते अंग्रेज प्लासी का जो 23 जून 1757 को होता है ना। इसी के चलते 23 लोग बचते हैं। तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था उस समय। यही अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच और बंगाल का नाम था सिराजुद्दौला। दोनों के बीच लड़ाई धक चलने लगता है। लेकिन एक था धोखेबाज सिराजुद्दौला का सेनापति, जिसने अंग्रेजों को सहायता कर देता है। उसका नाम था मीर जाफर। फिर मीर जाफर अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हरा देता है। हरा करके, है ना, मीर जाफर को बंगाल का नाम बनाता है ना। मीर जाफर अभी तक राजधानी यहाँ था मुर्शिदाबाद, लेकिन मीर जाफर आता है तो राजधानी मुंगेर कर देता है। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही थी। इन लोग भी प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का हाथ बटाया था मोहनलाल और मीर मदान ने। लेकिन मीर मदान मारा जाता है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्लाइव के हाथों कठपुतली था मीर जाफर के को अंग्रेजों ने कहा किया उसको भी हटा देता है। कहा कि तू जब अपने सेनापति को नहीं हो सकता है तो जब अपने तो मालिक को नहीं हो सकता तो मेरा कौन हो सकता है। इसलिए मीर जाफर के दामाद का नाम था 1760 ईस्वी में दामाद का नाम था मीर कासिम को बंगाल का नाम बदलता है। मीर कासिम ले जाता है मुंगेर। मीर जाफर ने मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद हटा करके मुंगेर ले जाता है। जब नाम बनता है 1760 में तो मीर कासिम बंगाल का राजधानी का क्रम देखा जाए शुरू से ढाका मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुंगेर में मीर कासिम राजधानी बनाया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हो गया। अंग्रेज मीर कासिम एक तरफ था और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के अवध का नाम था सुजाउद्दौला। और बंगाल का सम्राट कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय के बिछुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज की विजय होता और युद्ध में अब अंग्रेज के सेनापति था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति का नाम था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हुआ। चलते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में देखते हैं। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक इसका शासन रहा। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था? मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र शासक में घोषित हुआ, पर नियमित रूप से वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजा था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका ले गया था। ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ कर लिया था। इजारा दो और खेती कराओ और तकराबी ऋण दो। इनके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। अब तक हम लोग सुजाउद्दीन कौन था? मुर्शिद कुली खां के दामाद का नाम था। इनका 1727 से 1739 शासन रहा। सरफराज खान आता है। यह सरफराज खान
गिरिया के युद्ध में 1740 में मारा जाता है सरफराज खान। गिरिया के युद्ध में मारा जाता है 1739 से 1740 में सरफराज खान को मार देता कौन? बिहार का सूबेदार था अलीवर्दी खान ने। अलवर्दी खान ने सरफराज को मार देता है और मार करके बंगाल का नाम बन जाता है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान फिर क्या किया? मुगलों को रेस देना बंद कर देता। कहा कि मुर्शिद को लिखा दिया तो दिया, हम नहीं देंगे। सिराजुद्दौला अलवर्दी खान ने देना बंद कर दिया। इस समय बंगाल बहुत खुशहाल राज्य बन गया देश, इसलिए बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। कुछ नहीं दिया तो पूरा पैसा बच गया था अलवर्दी खान के। फिर क्या हुआ कि अलवर्दी के उत्तराधिकारी उसका दामाद था सिराजुद्दौला। 56 से 57 मात्र सिराजुद्दौला के मैंने इसको सिराजुद्दौला जो था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को पटक पटक मारा, लेकिन भले हार गया। मीर जाफर ने इसको साथ छोड़ दिया था, तो मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया था। तो मीर जाफर को 1760 ईस्वी में अंत हो जाता शासन और उसी समय बनाया जाता है शासक। फिर मीर जाफर के बाद आता है मीर कासिम आता है ना। इसको हटा करके मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम लगता है 60 में थे। मीर कासिम को 60 में बनाया जाता है ना। और क्या होता है कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में क्या होता है? युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध होता है 1760 में 64 में। अंग्रेज मीर कासिम एक तरफ था, बाकी सब अवध के नवाब शुजा उदौला अब मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय एक तरफ था। अंग्रेज जीत जाता है। हेक्टर मुनरो था सेनापति अंग्रेजों का उस समय। अब हम लोग चलते हैं अंग्रेज के मैसूर से संबंध। अंग्रेज का क्या संबंध है मैसूर से, उसके बारे में देखते हैं। 1761 इसके बाद है। 1760 में तो बक्सर का युद्ध होता है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। पूछ सकता है हैदर अली मैसूर का शासक कब बनता है? 1761 में बनता है। और हैदर अली की मृत्यु 1782 में होता है। हैदर अली 61 में शासक बनता है मैसूर का और 82 में बेचारा मर जाता है। 1782 में कब बनता है हैदर अली? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, है ना। कर्नाटक युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध का 1700 देखिए यहाँ पर कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48। ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी बड़ा प्रभावित होता है इससे। और 48 में अंतोला जो है ना, उसी से 48 से ये लास्ट सापल का संधि होता है, जिससे ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी समाप्त हो गया था और कर्नाटक का युद्ध भी खत्म, ये लास्ट सापल के संधि के तहत। दूसरा कर्नाटक जो 1749 में होता है, 48-49 और 5 वर्ष चला 54 तक। इस युद्ध में डुप्ले भी हार जाता है और गोडो को दोबारा भारत भेजता है फ्रांसीसी गवर्नर। पांडिचेरी के संधि के तहत 1755 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म। फिर तीसरे आता है 54 से 55 से का पांडिचेरी का युद्ध 55 में चलता है, 54 में खत्म होता है। एक वर्ष पांडिचेरी का युद्ध होता है, इसलिए 56 से स्टार्ट होता है। 55 होना चाहिए, लेकिन 56 से स्टार्ट होता है। 55 में पांडिचेरी का युद्ध होता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-63 में, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध का ही भाग है। और संधि पेरिस की संधि भी होता है 1763 में, और पेरिस की संधि के तहत कर्नाटक का तीसरा युद्ध खत्म। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने आईकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई को पूरी तरह से फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया था। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में होता है। आईकूट के नेतृत्व में होता है ना। 1760 में होता है। आपको कौन सा युद्ध देखते हैं? 1760 में क्या हुआ था ना, अंग्रेज ने कहा कि अमीर जाफर को हटाया था, अमीर कासिम को बनाया था बंगाल का नवाब 1760 में। चलिए देखते हैं हम लोग, तो बात है। पूछा था हैदर अली कहाँ का शासक था मैसूर का, कब? 1761 में। मारा कब? 82 में। कब? आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। यानी कि हम पता चल रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में ही खत्म हुआ होगा। हैदर अली का उत्तराधिकार होता है, उसका बेटा होता टीपू सुल्तान। 1787 में टीपू ने बाप के मरने के बाद 5 वर्ष बाद टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की। किस नाम से कौची लिया था? उपाधि लिया था श्रीरंगपट्टनम में, पातशाही की उपाधि ले लिया था। श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाया था 1787 में। फिर टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। पातशाही उपाधि लेता है और श्रीरंगपट्टनम में राजधानी जो था वहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष, कैसा वृक्ष? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने। और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बन जाता है। क्यों? कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगा और जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। कौन? टीपू सुल्तान। फिलहाल इधर देखते हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इस युद्ध में मराठा चलते टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो जाता है। ये बापा का होता है हैदर अली की मृत्यु 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता था 1780 से 84,
है ना, यानी कि बीच में हुआ है मैसूर। वारेन हेस्टिंग का समय था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1784 वारेन हेस्टिंग। अब 82 ईस्वी के बीच में था हैदर अली की मृत्यु होता वारेन हेस्टिंग के समय। कह रहा टीपू के मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का आखिरी युद्ध ही नहीं हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद, यानी कि 1799 में हो जाता है। आखिरी मैसूर युद्ध होता था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय था, यानी कि पूछता 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है युद्ध के चौथा समय। तो उस समय 1799 चल रहा था, उस समय शासक कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। वेलेस्ली टीपू सुल्तान का शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान क्या बोलता है? शेर मैसूर के नाम से जानता है। कुछ याद करना है, शेर मैसूर के नाम से कैसे जानता है टीपू सुल्तान को? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर है। टीपू सुल्तान को हम लोग शेर मैसूर का पुकारते थे। शेर मैसूर वही टीपू सुल्तान के राजसी झंडा था। कैसा झंडा था? झंडा। उस झंडा पर शेर का तस्वीर का पुकारते थे। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा करता था। इसी शेर का चित्र बना दिया था झंडा पर। टीपू सुल्तान 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। सही बात है। इस वांडीवास युद्ध में अंग्रेज ने सर आयरकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। देखिए 1760 में काल था। 1760 में अंग्रेजी सेना ने क्या किया? सर आयरकोट का नेतृत्व में वांडीवास का लड़ाई हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार था। वांडीवास की लड़ाई किसका हार हुआ? फ्रांसीसियों का 1760 में। के नेतृत्व में हुआ था? आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी की सेना था। वही कह रहा टीपू 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज के सर आयरकोट के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें आपको हार होल था आपको फ्रांसीसियों को। कौन? फ्रांसीसियों को। तो उसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व करा था लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसियों को हार था। लाली जो था नेतृत्व कर रहा था फ्रांस के। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 2 बरस चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका गवर्नर जनरल नहीं था मालूम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा 80-84 4 बरस वारेन हेस्टिंग के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा 90-92 में कॉर्नवालिस में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय। इसी समय चतुर्थ आंग्ल वेलेस्ली के समय ही टीपू सुल्तान मारा जाता है 1799 इसमें। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का बाप 82 में वारेन हेस्टिंग के समय मारा जाता है हैदर अली के। यह है महत्वपूर्ण संधि है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सब अंतिम वाला बोलना है 69, 84, 92 है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास का संधि होता था 1769 में। प्रथम में काल था मद्रास का संधि। ऐसा शासन चलता है 1769, संधि होता है 69 में मद्रास का संधि, है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगोलों से मैसूर द्वितीय हल था मंगोलो 1784 में। श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792 में। देखिए 84 में वारेन हेस्टिंग था। आपको कौन सा संधि चलता है? मद्रास का संधि। फिर आपको 92 में आता है। 92 में आपका कौन सा संधि चलता है? आपको 92 में 69 में होता है मद्रास का संधि। और 84 में होता है मंगलोर का संधि। और 92 में होता था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय। कौन सा संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 92 में। पूछता है मद्रास का संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम हल था मद्रास का संधि 1769 देख लिया। द्वितीय हल था मंगलोर के संधि 84 देख लिया। तृतीय हल था श्रीरंगपट्टनम का संधि 92 में देख लिया। अब चलते हैं सिख एवं अंग्रेज के टक्कर। सिख और अंग्रेज के टक्कर के बारे में। सिख संप्रदाय का स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। वो गुरु नानक प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। पूछ सकता है सिख संप्रदाय का स्थापना का श्रेय कौन जाता है? तो सिख संप्रदाय का स्थापना गुरु नानक ने किया था, जो प्रथम थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। गुरु नानक के जितना भी अनुयायी बनते थे वो सब सिख ही कहलाते थे। ये बादशाह बाबर हुमायूं के समकालीन थे। सिख जो थे गुरु नानक बादशाह बाबर के भी हुमायूं थे, बाबर के भी समकालीन थे गुरु नानक, और हुमायूं के भी, और बाबर और हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं सिख। 1496 की बात है कि कार्तिक पूर्णिमा को नानक यानी गुरु नानक को आध्यात्मिक पुण्य जीवन का अभ्यास होता है। पूछा जाता है 1496 में क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इस चलते आजकल यहाँ बिहार में कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती, है ना। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक के आध्यात्मिक पुण्य जीवन का आभास होता है कि हम लोग आध्यात्मिक पुण्य जीवन का आभास जीते हैं। 1496 में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। पूछता है गुरु नानक ने गुरु का लंगर, नाम है गुरु नानक तो गुरु के लंगर,
नामक निःशुल्क सहभागी भोजन करवाया था। निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेता था। गुरु का लंगर कौन करवाया था? तो गुरु नानक ने। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत का मतलब होता है धर्म, पास धर्मशाला, अनेक स्थानों पर संगत और पंगत मतलब लंगर। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किया था। जगह जगह पर संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया करता था, जहाँ वे प्रतिदिन रहते थे। संगत और पंगत स्थापित करते गया गुरु नानक, इसलिए उसी संगत पंगत में जितना भी गुरु नानक के अनुयायी थे उसी में वो शरण लेते थे, उसी में रहते थे दिन प्रतिदिन, है ना, उनका फायदा होता था। गुरु नानक सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो जाता है। पूछा जाता है गुरु नानक के जन्म फल था आपको। गुरु नानक 1496 ईस्वी के कार्तिक पूर्णिमा में इनको, है ना, आभास होता है पूरे जीवन के बारे में कि हम लोग दोबारा जिंदगी जी सकते हैं। 1449 ईस्वी में, 96 ईस्वी में, 96 ही है, लेकिन 1539 ईस्वी में करतारपुर जाते हैं गुरु नानक। 1539 से, है ना, 1496 में आते हैं और 1549 में इनका करतारपुर में जाते हैं और मृत्यु हो जाता है गुरु नानक को। फिर आता है गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। गुरु अंगद आते हैं 1539 से 1552 तक। सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। इनका नाम था, प्रारंभिक नाम था लहना। पूछा जाता है गुरु अंगद के बाद कौन आता है? गुरु नानक के बाद आता है गुरु अंगद का 1539 से 1552 तक शासन रहा। कौन? सिखों के दूसरे गुरु। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक सिखों के, और दूसरे गुरु कौन थे? अंगद। 1540 से 52 सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम, गुरु अंगद का पहले का नाम पता हो? लहना था, लहना। इन्होंने नानक द्वारा जो शुरू की गई थी लंगर व्यवस्था और पंगत, उस व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। कहा कि अब अस्थायी होगा, वहाँ बन जाएगा तो बन जाएगा, हमेशा के लिए बनेगा लंगर। लंगर में जब भोजनालय होता था तो कभी काल भोजन मिलता था तो हमेशा के लिए बना दिया था कि हमेशा के लिए भोजन मिलेगा लंगर। कौन बनाया था हमेशा के लिए? अस्थायी बनाया था तो अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने किया था। सिखों का तीसरे गुरु थे अमरदास। पहला का तो गुरु नानक, दूसरा होते गुरु अंगद, हाँ अंगद थे, और तीसरा होते अमरदास। अमरदास 1552 से 1574 तक रहता है, और इनका था 1539 से 52 अंगद के, और अमरदास का था 52 से 77। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। गुरु अमरदास जो थे तीसरा सिखों का गुरु, हिंदू से पृथक होने वाले, हिंदू से अलग होने वाले कई कार्य किए थे ताकि हिंदू से लोग अलग हो जाए। हिंदू से अलग विवाह पद्धति भी बनाया, जिसे लवन को प्रचलित किया। विवाह पद्धति को लवन को प्रचलित किया ताकि विवाह पद्धति अलग हो जाए लवन के द्वारा। अकबर ने गुरु अमरदास को से गोविंद वाल जाकर भेंट किए और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव में दान दिए। अकबर ने गुरु अमरदास, दूसरे गुरु अमरदास मिले अकबर, है ना। ऐसे गुरु जितना भी गुरु नानक, अकबर और हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं, हुमायूं के। अकबर ने गुरु अमरदास से मिले, है ना। गुरु अमरदास से कहाँ मिले? गोविंद जाकर मिले थे, गोविंद जाकर मिले थे आपको अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद जाकर भेंट किए और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दे दिए। गोविंद गए अमरदास से भेंट करने, गोविंद जाकर भेंट के वहाँ देखा कि इसके गुरु गोविंद से कहते गुरु पुत्री हैं। ये पुत्री को बीबी भानी नाम था पुत्री के। गुरु अमरदास के बेटे का नाम था बीबी भानी। यही बीबी भानी को अकबर ने कई गाँव दान में दे दिया। पूछा था अकबर ने गुरु अमरदास से कहाँ मिले थे? गोविंदवाल में जाकर के। उनके बेटे को क्या दिए थे? कई गाँव दान में बीबी भानी को। अमरदास ने 22 गद्दियों का स्थापना किया था। पूछ सकता है 22 गद्दी का स्थापना अमरदास ने, और प्रत्येक पर एक महान महंत की नियुक्ति होता था। 22 गद्दी का स्थापना किया था अमरदास, और प्रत्येक गद्दी पर महंत का नियुक्ति होता था। बीबी के पति रामदास 1574 से 1551 में रामदास। सिखों के चौथे गुरु होते रामदास चौथा, और अमरदास तीसरा, चौथा अमरदास सिखों के चौथे गुरु कहलाए। अकबर ने बेबी भानी को 500 बीघा भूमि दी था। अकबर भी इनसे भी मिला था रामदास से। बेबी भानी कहा कि यहाँ बेबी भानी गोविंदा अमरदास से मिलने आया था तो बेबी भानी को कई गाँव दान में, लेकिन रामदास से मिलने आया तो बेबी भानी को 500 बीघा दी था भूमि। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतनगर नामक जलाशय बना खुदवा दिया। देखा कि बीबी के पति रामदास चौथा, बीबी के पति था रामदास। वही बीबी के पति जो बीबी भानी जो है ना, अकबर ने इसको दिया था गांव दान में, वही बीबी भानी के पति हो जाते हैं रामदास हस्बैंड।
रामदास 1574 से 1581 तक चलता शासन। सिखों के चौथे गुरु हो जाते हैं। अकबर ने बेबी भानी को कहा कि अब तो रामदास के पत्नी बन गई हो, तब तो 500 बीघा की भूमि जमीन ले लो, है ना। अमरदास के बेटे थे। तो गुरु रामदास ने इस भूमि का अमृतसर नामक जलाशय खुदाया। पूछ सकता अमृतनगर का स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर अंतरा है रामदास खुदवाया। और कहाँ? अमृतसर जम्मू कश्मीर। कहाँ है देख लीजिएगा। अमृतसर नगर का स्थापना भी किया था गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास किया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। पूछो गुरु के बेटा का नाम क्या था? अर्जुन। अर्जुन को इस प्रकार इन्होंने गुरु पद का व्यक्तित्व देता है। बीबी भानी के बेटे हो जाता होगा अर्जुन, है ना। गुरु अर्जुन 1581 से 1626 तक चलता है इसका शासन। जो गुरु रामदास के बेटा थे, यानी बीबी भानी के बेटा, 1581 से 1626 तक। सिखों के 5 गुरु कहलाए। सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों का जो भी धार्मिक ग्रंथ था उस आदि ग्रंथ की रचना कर दिया था 5 गुरु ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रश्नाएं और गीत संकलित किए। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ, वो भी आदि ग्रंथ जो अर्जुन ने रचना किया था। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचना को भी शामिल किया। पूछ सकता है गुरु ग्रंथ साहिबा यानी आदि ग्रंथ, इसको साहिबा बोल सकते हैं या तो फिर आदि ग्रंथ भी बोल सकते हैं। सिखों गुरु के साथ साथ इसमें तो सिखों के गुरु तो ये हैं कबीर, नामदेव, है ना। कबीर को भी, नामदेव को भी, रैदास को भी रचना भी किया था। रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया था आदि ग्रंथ में। कबीर, नामदेव, रैदास। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय बनाया था। रामदास ने अमृतसर नगर का स्थापना किया था। अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण कराया। उस सतह हर मंदिर किसने कराया था? अर्जुन देव ने। कहाँ? तो बाप का बनाया हुआ रामदास के अमृतसर जलाशय के बीचों बीच हर मंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो को सहायता करने के कारण जहांगीर 1626 में गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है। देखा गलत नहीं, राजकुमार खुसरो का सहायता किया था अर्जुन देव जब खुसरो को सहायता किया तो जहांगीर ने देखा तो खुसरो है तो अर्जुन देव तो ठीक नहीं कर रहा है। जहांगीर वाला खुसरो को सहायता कर रहा है, तो खींच में खुसरो के सहायता करने के कारण अर्जुन देव को 1626 में जहांगीर ने 1626 में गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है। सिखों का छठे गुरु हरगोविंद होते हैं। ऐसे हरगोविंद गोविंदवाल में लगता है मिलना था। देख लीजिए सिखों के छठे गुरु हरगोविंद होते हैं। छठा गुरु पूछेगा तो हरगोविंद। 1606 से 1645 तक इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया। पूछा था सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था? सैन्य संगठन का रूप दे दिया हरगोविंद ने। हरगोविंद सिखों को सैन्य संगठन के रूप दे दिया था। अकाल तख्त या ईश्वर के शासन का निर्माण करवाया था। हरगोविंद ने कहा कि हम अकाल तख्त और साथ साथ ईश्वर के शासन का निर्माण करवाते हैं। क्या कहीं यहाँ बना? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद होते हैं। 1606 से 1645 इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का निर्माण करवाया, अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया और साथ साथ ईश्वर का शासन का निर्माण भी करवाता है। 3 चीज़। ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे हरगोविंद, है ना। 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठ जाते थे। और दरबार में नगाड़ा था इनका साथ। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था रखा था हरगोविंद। इन्होंने अमृतसर के किला बंद किया था। पूछा था अमृतसर के किला बंद किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। वही अमृतसर जो गुरु रामदास ने बसाया और उनका बेटा गुरु रामदास के बेटा अर्जुन देव ने हर मंदिर का निर्माण किया था। वही अमृतसर को गुरु हरगोविंद ने अमृतसर के किले बंद कर देता है। क्या का देखें? छठा गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 सिखों को सैन्य संगठन का रूप देता है। अकाल तख्त और ईश्वर के शासन का निर्माण करता है। और गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठता था। नागड़ा भी रखता था बजाने का। और अमृतसर के किले बंद किया था गुरु हरगोविंद ने। सिखों का 7वां गुरु हो जाता है आपको गुरु हर राय। 1645 से 1661 हरगोविंद की जगह पर हर राय हो जाते हैं, है ना। गोविंद की जगह पर राय लग जाता है। इन्होंने राय दारा सिखों को मिलने पर आशीर्वाद दिया। कहा कि दारा सिखों को मिलने पर आशीर्वाद दिया, यानी कि हर राय ने दारा सिखों से मिला था और आशीर्वाद भी देता दारा सिखों के हर राय ने। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण थे।
हरकिशन 1661 से 1664, इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। हरकिशन को हार जाता है बेचारा चेचक से। एक हर राय कहेगा तो दारा किशोर से मिलल था। हरकिशन था चेचक से मर जाता 1661 से 64 तक। दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। हरकिशन कहा कि दिल्ली गया था और दिल्ली जाकर कहा वहाँ औरंगजेब था। औरंगजेब को समझाना पड़ गया, देखो तो इंडिया में आक्रमण मत करो हरकिशन को, जो चेचक से मर जाता बेचारा। सिखों के नव गुरु गुरु तेग बहादुर थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नव गुरु जी 8 से 9 1664 1675 याद कर लेना। गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज में गुरु द्वारा निकट मरवा देता है। गुरु तेग बहादुर 64 से 75 तक इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे। तेग तो तेज थे तो कैसे तेज आदमी कराता है। तो औरंगजेब इन्हें वर्तमान में शीशगंज में गुरु द्वार के निकट है पड़ता शीशगंज, यहीं शीशगंज में मरा देता है तेग बहादुर को। और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद को है ना, हरगोविंद थे, वो तो ये है। अर्जुन देव को जागीर ने मरवा देता है खुसरो के सहायता करने के कारण। और यहाँ है अर्जुन देव को जागीर मरवाता है और औरंगजेब को तेग बहादुर को मरवाता है। अर्जुन आगे पिटाता है और तेग बहादुर पीछे पिटाता है शीशगंज गुरुद्वार में। इस्लाम जगत नहीं स्वीकार करने का कारण औरंगजेब पिटवाता है। सिखों के 10 गुरु हो जाता है आपको गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था? पटना में 1666 में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहते थे क्योंकि पटना में जन्म हुआ था 1666 में। इन्होंने सिखों के लिए 5 गो कंकार अनिवार्य किया था। उस गुरु गोविंद सिंह ने सच्चा बादशाह किया था कि नहीं किया था? इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के कितने कंकार अनिवार्य किया? तो 5 गो कंकार किया था, 5 टोटल। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने का अनुमति दिया। कहा 5 कंकार रखना होगा। वो कंकार का नाम था पहला केस, दूसरा कंघा, तीसरा कृपान, चौथा कच्छा, 5वां कड़ा रखना होगा। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाना होगा। गुरु तेग बहादुर सिंह 1666 में पटना में जन्म है ना। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिबा था। आनंदपुर साहिबा में यह था एवं कार्यस्थल आपा होता था। इनका जो काम होता था, निवास रहते थे, आराम करते थे आनंदपुर साहिबा में। आनंदपुर नींद मारते थे, आनंद तो नींद लेवे करेंगे, आराम करवे करेंगे, निवास स्थान वही थे। और कार्यस्थल पावता था, पावता में काम करते थे गुरु गोविंद सिंह। इनके 2 पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह के, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह पहला लड़का होता है और जोरावर सिंह दूसरा लड़का होता है। को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा देता है। फतेह सिंह को, जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल थे। कौन थे सरहिंद के मुगल? फौजदार वजीर खां थे। वजीर खान ने क्या किया? फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा देते हैं, दीवार में देकर टंगवा देते हैं, उसी में ईंटा जोड़ देते हैं, दीवार में चिनवा देते हैं। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की। पूछ होता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कहाँ? तो 1699 में। और 1686 में जन्म हुआ था और 99 में खालसा पंथ का स्थापना किया। कौन सा दिन था? बैसाखी दिन। बैसाखी दिन के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। खालसा पंथ की स्थापना करके कहा कि हम पाहुल प्रणाली को अपनाएंगे और पाहुल प्रणाली को भी शुरुआत किया था आपको गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया। वही गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ था आदि ग्रंथ, सिखों का सबसे धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था मालूम है? गुरु अर्जुन देव ने किया था। रामदास का बेटा था गुरु अर्जुन देव, उसी ने आदि ग्रंथ का रचना किया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1626 तक सिखों के 5 गुरु थे। इसी ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें कबीर, नामदेव, रविदास की रचना भी है। वही आदि ग्रंथ का है ना। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के अर्जुन देव वाला आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। पूछता आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। वही गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ पाहुल प्रणाली को अपनाया था, शुरुआत किया था। गुरु गोविंद सिंह का हत्या 1760 में हो जाता है। बेचारा 1666 में जन्म लेते हैं और 1760 में मर जाते हैं। कहाँ? नांदेड़ में जन्म लेते हैं एक 1666 में पटना में और मरते हैं नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह मरते कहाँ? 1788 में नांदेड़ नामक स्थान पर गोल खान नामक पठान ने कर देता है ना। गुरु तेग बहादुर को फांसी देता है अर्जुन नहीं औरंगजेब है ना। गुरु तेग बहादुर को शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा देता है औरंगजेब।
गुरु तेग बहादुर को, ये गुरु गोविंद से है, जो गुरु गोविंद सिंह के 1760 में मृत्यु हो जाता है। कैसे? नांदेड़ नामक स्थान पर हो जाता है। कौन पिटाता है? गुल खान नामक पठान आता है और गुरु गोविंद सिंह हत्या कर देता है 1760 में। बंदा बहादुर आते हैं, इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। पूछ जिला था, पूछ जिले के रजौली गाँव हुआ था। वहाँ कहाँ था? पूछ जिला के रजौली गाँव में होता बंदा बहादुर का जन्म 1670 में। गुरु गोविंद सिंह के 3 वर्ष बाद 66 में का 70 में का बंदा बहादुर। इसका बचपन का नाम था लक्ष्मणदास। पूछ होता है बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ? 1670 में। कहाँ? पूछ जिला में। पूछ जिला कहाँ? तो रजौली गाँव में। बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मणदास। बंदा बहादुर का पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज थे पिता। लक्ष्मण था बचपन, राम जी इनका भारद्वाज बंदा बहादुर के बाप होते हैं। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इनका उद्देश्य था यही, हम पंजाब जा रहे हैं, पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना कर देंगे, ऐसा सोच के निकला रामदेव भारद्वाज के बेटा अमर बंदा बहादुर। इन्होंने लौगढ़ की राजधानी बनाया। पंजाब के सिख राज्य की स्थापना करने के लिए निकला घर से और लौगढ़ की राजधानी बना देता है। पंजाब में पड़ता है बंदा बहादुर ने। दूसरा बंदा बहादुर ने राजधानी कहाँ बनाया था? लौगढ़ में। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवाए। गुरु नानक जो शुरू गुरु सिख संप्रदाय का स्थापना किया था गुरु नानक ने, जो गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहलाए। और गुरु नानक जो था है ना स्थापना किया सिख संप्रदाय का स्थापना गुरु नानक ने प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक वही कह रहा है। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से वही गुरु गोविंद सिंह जो पटना 1666 में जन्म लेते हैं और 1760 में बेचारे मर जाते हैं। 1760 में गुरु गोविंद सिंह 1760 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर हत्या। वही गुरु गोविंद सिंह के नाम से, दोनों के नाम से, फर्स्ट एंड लास्ट के नाम से सिक्के चलाते हैं। कौन? बंदा बहादुर। नंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर देता है। बंदा जाते हैं कहाँ जाते हैं? सरहिंद के मुगल फौजदार थे कौन? वजीर खां को हत्या कर देता है। कौन करता है हत्या? वजीर खां को बंदा बहादुर ने। मुगल बादशाह फारूक शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़ा कर मौत के घाट उतार दिया। देखा कि वजीर खां की हत्या कर देता है बंदा बहादुर, तो इसके चलते मुगल बादशाह आता है, देखा कैसे करेगा, तो वजीर खां की हत्या किया, आज हमको करेगा। इसलिए मुगल बादशाह था उस समय फारूक शेर ने कहा कैसे काम नहीं चलेगा, बंदा बहादुर को पकड़ो। तो फारूक शेर पकड़ लिया 1716 ईस्वी में, है ना। 1716 ईस्वी में पकड़ भी लिया और 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर में, कहा गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़ करके बंदा बहादुर को और मौत के घाट उठा देता है। इसका मतलब हुआ बंदा बहादुर 1716 मरा। किसने मारा? फारूक शेर ने। कहा? नागल नामक स्थान पर। शहादरा कलकड़ी के नाम से विख्यात है। उस शहादरा किस लिए विख्यात है? कलकड़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। उस शहादरा किस लिए विख्यात है? कलकड़ी के लिए, कलकड़ी के नाम से विख्यात है, क्योंकि कलकड़ी इसलिए कहते हैं यहाँ कत्ल आजादी किया था बंदा बहादुर ने, हजारों लोगों को घात उतार दिया था, मौत के घाट। बंदा के मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े बढ़ गए, है ना। और 1748 में नवाब कर्पूर की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। बंदा बहादुर जब मर देता है 1716 ईस्वी में, फारूक से मार देता है नागल नामक स्थान पर। वही बंदा की मृत्यु के बाद 1716 के बाद, है ना, सिख जैसे कई छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। 1747 ईस्वी में, है ना, नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय। सभी जितना सिख थे वो सभी टुकड़ी जो पट गया था वो दल खालसा में विलय हो गया, है ना, खालसा में मिल जाते हैं। 1748 में कर्पूर के पहल पर दल खालसा में विलय हो जाते हैं। दल खालसा को जसा से आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। कहा कि देखो दल खालसा मिला, बहुत मुश्किल से सिख मिले हैं। 1748 में कर्पूर सिंह ने मिलाया है, इसी दल सिंह को क्या करो, अब टूटने नहीं देना है, तो इसलिए दल खालसा को जसा से आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। देखो दल खालसा जो है आपको यही संभालेगा, है ना, जसा से आहलूवालिया ही संभालेगा। जिसके बाद नेतृत्व किया था, जिससे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। जसा से आहलूवालिया भी कम नहीं था, दल खालसा कितना मुश्किल से मिला था, इसको दल खालसा को भी 12 दलों में बांट देता है। जैसा से आहलूवालिया को नेतृत्व में रखा था और ऊपर से तोड़ देता है। इसे मिसल कहा गया। 10 दलों में बट गया, है ना, दल खालसा, तो इसे ही प्रत्येक दल को मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है कि इसलिए मिसल कहा गया कि दल खालसा को कितना मुश्किल से बनाया था कर्पूर से 1747 में
जैसा से अहलुवालिया ने 12 टुकड़ा कर देता है ना, नेतृत्व करने के लिए मिलता है और यहाँ तोड़ कर चलाते हैं टुकड़ा करके। प्रत्येक टुकड़े को मिसल कहा जाता है। मिसल जो शब्द है अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है समान। समान टुकड़ा में तोड़ देता है जी, जैसा से अहलुवालिया समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरागांव में 2 नवंबर, कहाँ गुजरागांव में 2 नवंबर 1780 को हुआ। शुक्र चकिया मिसल की वही मिसल इसी के अंतर्गत आदत है दलित खालसा में समान होता है। 1780 को शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। पूछता है इनके दादा का नाम था चरत सिंह। 12 मिसालों में शुक्र चकिया मिसल को प्रमुख स्थान था। रंजीत सिंह का जन्म कहाँ होता? जन्म गुजराला में होता जन्म। कब होता गुजराला में रंजीत सिंह का जन्म? 2 नवंबर को 1780 को, है ना। किसके यहाँ? शुक्र चकिया मिसल के यहाँ। शुक्र चकिया मिसल के यहाँ जन्म हुआ। तो काची नाम था शुक्र चकिया मिसल के, तो महासिंह के यहाँ था। महासिंह के यहाँ हुआ था। दादा का नाम क्या था? रंजीत सिंह के दादा का नाम चरत सिंह। महासिंह जन्म हुआ मुखिया थे और दादा का नाम था चरत सिंह। 12 मिसालों का शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख स्थान। शुक्र चकिया जो थे ना, इनके चरत सिंह थे, इनके यहाँ रहते थे। 12 मिसलों में शुक्र चकिया मिसल का प्रमुख स्थान था, चरत सिंह का था इनके यहाँ। 1798 ईस्वी में 99 तक रंजीत सिंह लाहौर का शासन बना। उस था जब जन्म होता 1780 में, तो 98-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासन बना। कब बना? तो 1798-99 में। फिर 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर का संधि हुआ। उस अमृतसर का संधि कब हुआ था? 1809 में। किस बीच हुआ? तो 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और परस में महाराजा रंजीत सिंह के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का संधि हुआ, उस संधि का नाम हुआ अमृतसर का संधि। 1809 में चार्ल्स मेडकॉफ महाराजा रंजीत सिंह के बीच होता है अमृतसर का संधि। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बट गया। जब संधि हो गया 1809 में, तो 4 सूबों में इनका राज्य बट जाता है। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर में बढ़ जाता है। रंजीत सिंह के 4 सूबों में बढ़ जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री था फकीर अजीजुद्दीन। पूछता है जब रंजीत सिंह का 4 राज्यों में बढ़ जाता है, चारों राज्यों को चलाने के लिए कौन मंत्री होना चाहिए? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। इस सभी को चलाने के लिए, है ना, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर को चलाने के लिए मंत्री होना चाहिए। एक विदेश मंत्री को नियुक्त किया था। वो विदेश मंत्री का नाम था फकीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री बना दिया दीनानाथ। पूछा था महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम बताओ? फखरुद्दीन, है ना, अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री का नाम बताओ? दीनानाथ। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। बेचारा जन्म होता है 1780 में, है। शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ, और मर जाते हैं 1780 के बाद 1839 में। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में याद करना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में था। उस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1745 नहीं हुआ, 42-44 में होता शायद। तो 42-44 में, 1742-44 में हुआ था प्रथम। देख लीजिएगा। आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहेगा 1849 में। 1849 में दूसरा होल था। प्रथम होल था अब ये होला 1845-46 में। 1849 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। अंग्रेज और सिखों को भी सीख रहा है, उसका मतलब नहीं है। पूछ सकता है लाहौर की संधि किसके बीच हुआ? तो लाहौर की संधि आपको 9 मार्च 1846 को हुआ। 1846 को। भैरवाल की संधि कब हुआ था? अमृतसर की संधि तो आपको हुआ था 1809 में हुआ था, पीछे पढ़ लिया। अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल को। ये पूछेगा लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। भैरवाल की संधि 22 मार्च 1846 को। 46 लाहौर के 9 मार्च, भैरवाल के 22 दिसंबर को। इस संधि के तहत लाहौर संधि और भैरवाल की संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में माना गया। राजा दलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, ठीक ना। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। पूछा जाता है 20 अगस्त को कहा था? 1847 की बात है। महारानी जिंदा, तो जिंदा नामे है जिंदा। महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह, वही राजा दलीप सिंह जिन्हें 1846 के दोनों संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना को प्रवास पंजाब मान लिया।
कहा कि पंजाब का प्रवास कौन है? राजा दलीप सिंह ने। तो वही राजा दलीप से अंग्रेजी का प्रवास मान लेते हैं, तो अंग्रेजी तो वही राजा दलीप सिंह 1847 में कहा था महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर देगा। किनको? महारानी जिंदा को अलग कर देता। कौन कर देता है? अंग्रेज ने। कैसे? दलीप सिंह को अलग कर देता। कब? दलीप सिंह और महारानी जिंदा और दलीप सिंह दोनों अलग होते हैं। कब? 1847 में। अलग करके 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेजता है। कहता है दलीप सिंह, महारानी जिंदा तुम जाओ, 48,000 रुपया वही साल में 48,000 रुपये देंगे और शेखपुरा चले जाओ। शेखपुरा भेज देता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियान वाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पूछ सकता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में और दूसरा पूछेगा 1849 में। यही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। 1849 के दौरान पहली लड़ाई जो हुआ था चिलियान वाला की लड़ाई चली थी। सिख नेता शेर सिंह और प्लस में अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। पूछा था पहली लड़ाई 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लड़ा गया। पहली लड़ाई को क्या नाम दिया? चिलियाना वाला की लड़ाई नाम दिया गया। चिलियाना वाला की लड़ाई में कौन कौन लड़ा? शेर सिंह, सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज के कमांडर गफ के मध्य लड़ा गया। गफ। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया। पहली लड़ाई तो चला गया जिसको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया। चिलियाना की लड़ाई से कहा गया शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। फिर दूसरा स्टार्ट होता है गुजरात के चिनाब नदी किनारे लड़ा गया। गुजरात का जो चिनाब नदी गुजरात में पड़ता है, इसी चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया। दूसरी शेर सिंह में था। एक में फर्क इतना ही था, पहले का अंग्रेज कमांडर गफ था, आपके दूसरी में नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया। अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1850 इसको जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था वो लड़ी। ये युद्ध में सिख पूरी तरह हार गया था, यानी सिख में शेर हार गया होगा। लॉर्ड डलहौजी के 29 मार्च 1850 इसकी घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर देगा। जब हार गया तो लॉर्ड डलहौजी आते हैं, बोलते हैं 29 मार्च 1849 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय घोषणा देते हैं। क्या घोषणा देते हैं? कि घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब होगा, जितना पूरा पंजाब को क्या करो अंग्रेजी राज में मिला लो। कब? अब मिल जाता है, पूछा जा सकता है पूरा संपूर्ण पंजाब कब अंग्रेजी राज में मिला? तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय महाराजा दलीप सिंह को बनाया गया था। महाराजा लाहौर का संधि भराल का संधि के तहत 1846 में दलीप सिंह को राजा बनाया गया था। पंजाब के जो राजा थे दलीप सिंह, अंग्रेजी ने माना था। वही कहा क्या महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये पौंड का वार्षिक पेंशन देता, बड़ी औरत को देता था आपको 48,000 रुपये पेंशन है वार्षिक। दलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पौंड दे दो, क्योंकि दलीप सिंह प्रवास थे आपको पंजाब के, इसलिए उनको देता था। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज देता, जाओ तो पढ़ो लिखो इंग्लैंड, ऐसा डलहौजी बोला और अपने राज्य में मिला देता है पंजाब को 1849 में। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहनीर था। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कौन था? कोहनीर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया है ना। डलहौजी ने कहा कोहनीर जो है पंजाब का जो हीरा है इसका सब कम करो, इस कोहनीर हीरा को महारानी विक्टोरिया को दे दो आपको ब्रिटेन में, अब भेज देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल के गवर्नर जनरल। पूछेगा पहला रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक चलता है इनका शासन। टोटल 3 बरस शासन किया रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर 60 के बाद दोबारा आ जाते हैं 1765 से, बीच में कोई और आता है 1765 से 1767। टोटल 3 बरस, 2 बरस 65 तो 67 या 2 बरस होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था शासन। चलिए इसमें बंगाल के ध्वज शासन को समाप्त कर देता है। चलिए यहाँ से नहीं, इसको देख लीजिएगा इसका बारे में ना, तो हम दूसरा मोबाइल में बनाने जा रहे हैं, दूसरा वीडियो बनेगा इसका। ध्वज शासन की व्यवस्था की पूछा जाता है बंगाल में ध्वज शासन की व्यवस्था किसने किया था? तो ध्वज शासन की व्यवस्था जो किया था बंगाल में किया था, किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। जिसके तहत यानी कि ध्वज शासन व्यवस्था के तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे।
कहने का मतलब यह हुआ ना, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाबों के हाथ में था। शासन चलाता था कौन? नवाब। कहने का मतलब हुआ कि बंगाल में 2 शासन की व्यवस्था की शुरुआत किया था लॉर्ड क्लाइव ने, है ना। इसी के तहत राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के कंपनी का अधीन होगा। मैंने राजस्व वसूलना होगा या सैनिक संरक्षण, राजस्व जो वसूलना होगा तो सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले का अधीन होगा। यही सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले मिल करके आपको राजस्व वसूलेगा। यानी मेन महत्व यहाँ पर यही है कि बंगाल में 2 शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव के नाम से याद आता है कुछ, देखिए ध्यान से। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। वो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। भले सिराजुद्दौला हार गया था मीर जाफर के धोखाधड़ी से, कि लड़ा गया था 1757 का प्लासी का युद्ध 1757 23 जून। लॉर्ड क्लाइव, यही लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में 2 शासन की स्थापना करता है। वही लॉर्ड क्लाइव था जो बंगाल में 2 शासन की व्यवस्था कर लेता था। लॉर्ड क्लाइव ने 2 शासन व्यवस्था के तहत बोला गया कि राजस्व वसूलने के लिए सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले को दे दिया, जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेवारी होगा वो जिम्मेवारी नवाब के हाथ में दे दिया। इसने मुगल सम्राट जो लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के द्वितीय संधि जो हॉल था 1765 में, पूछ सकता है इलाहाबाद के द्वितीय संधि कब हॉल था 1765 में, के द्वारा कंपनी के संरक्षण ले लिया। पूछ सकता है किसने लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय जो था इसको कहा किया कि इलाहाबाद के द्वितीय संधि के तहत कंपनी में संरक्षण ले लेता है। कहा कि शाह आलम द्वितीय तू मेरे हक में रहेगा। शाह आलम द्वितीय को कैसे लेता है हक में? तो इलाहाबाद के जो द्वितीय संधि होता है 1765 के द्वारा शाह आलम द्वितीय को अपने हक में संरक्षण में ले लेता है, कंपनी के संरक्षण में बना लेता है कि शाह आलम द्वितीय कंपनी का संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध तो जीत किया, सिराजुद्दौला हरा करके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान चलाया। पूरे बंगाल के लिए कहा कि हम 2 उपदीवान चलाएंगे, है ना। बंगाल के लिए 2 उपदीवान चलाया। पहला जो चलाया है ना, पहला जो चलाया था बंगाल के लिए चलाया था, उसका नाम था मोहम्मद राजा खां। और बिहार के लिए चलाया था राजा सिताब राय। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किया। हम लोग रिवाइज भी करते जाते हैं साथ है, रिवाइज भी। बंगाल में 2 शासन की व्यवस्था किया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। 2 शासन व्यवस्था के साथ क्या हुआ कि राजस्व जो वसूलेगा वो सैनिक संरक्षण करेगा और विदेशी मामले के हाथ में होगा। क्या बात होगा? राजस्व वसूलने के लिए। और क्या बोला गया? और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में दे दिया? नवाबों के हाथ में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यही शाह आलम द्वितीय ने क्या करता है, इलाहाबाद के द्वितीय संधि के तहत 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने कहा शाह आलम द्वितीय को तो मेरा कंपनी के संरक्षण में ले लेता है। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, 2 बिहार पूरे बंगाल को चलाने के लिए, है ना, बंगाल को हड़प लिया था ना। बंगाल में 2 शासन व्यवस्था किया था, 2 में 2 तो बंगाल में पूरे चलाने के लिए, समस्त क्षेत्र को चलाने के लिए 2 उपदीवान बनाया था। कितने उपदीवान? कौन कौन? कहा कि बंगाल के लिए देख रेख करेगा मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होता। पूछा जाता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों को नियुक्त किया गया। मद्रास मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होते हैं 1774-85 में। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत में आया था कलकत्ता में, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। बंगाल के गवर्नर जनरल और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। कहने का तो होना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू था। पूछा जाता है 1773 इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बोला गया कि बंगाल के कोई भी गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो बनेगा ना वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज क्षेत्र का भी गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ऐसा बात बोला, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल के साथ साथ अंग्रेज क्षेत्र का भी गवर्नर जनरल होगा, जिसका कार्यकाल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल होगा, उनका कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष का होगा। कितना? 5 वर्ष का किया गया। मद्रास मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया। कहा कि मद्रास और मुंबई जो भी होगा यही गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर और अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल होंगे वही मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल होंगे। ये गवर्नर को इसके अधीन रख दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हुआ? कंपनी का ही तो अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल प्रथम बार होल थे वारेन हेस्टिंग 1774 से 85, है ना। भारत में कंपनी के अधीन
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। पूछा तो यहाँ सवाल बनता है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क में कोलकाता था। यही वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल बनता है भारत के कंपनी के अधीन। पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774-75 में 85 में बना। वो भारत आया था 1785 में। कंपनी के रूप के एक क्लर्क के रूप में आया था भारत, और कलकत्ता आकर के क्लर्क के रूप में आया था, कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता को देखा करके भारत को कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया, है ना। कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल भी बनता है प्रथम कंपनी के अधीन, कासिम बाजार का अध्यक्ष भी बनता है। बंगाल का गवर्नर और कंपनी के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल था, अब कहा कि कंपनी के गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ये महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। 1774 से 85, 74 से रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है वारेन हेस्टिंग 1774 से 85। यही वारेन हेस्टिंग 1785 तक शासन किया। यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या चीज़ में? कंपनी के अधीन कहा गया तब। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कहा कि राजकोषीय कोषागार जो है उसको मुर्शिदाबाद से हटा दो। किसको? राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा दो, हटा करके कोलकाता ला देता है। पूछा जाता है सवाल, मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता किसने लाना कोषागार को? तो वारेन हेस्टिंग जो भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजारी एक दीवानी अदालतों का स्थापना किया। पूछता है फौजारी अदालतों का स्थापना कब किया? तो 1772 में। किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। 72 में क्या किया? फौजारी दीवानी अदालतें का स्थापना किया। और 9 वर्ष बाद 81 में कलकत्ता में गया वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता में जाता है तो मुस्लिम शिक्षा का विकास किया। मुस्लिम शिक्षा का विकास कहाँ किया? कलकत्ता में। उस मुस्लिम शिक्षा का नाम क्या था? प्रथम मदरसा। ये प्रथम मदरसा का स्थापना कलकत्ता में 1781 में हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय ही सब घटना घट रहा है। इसी के समय यानी कि वारेन हेस्टिंग के समय ही 1782 में जब कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया मुस्लिम शिक्षा के लिए, तो एक वर्ष बाद 1782 ईस्वी में जॉनानाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया। उस 1782 में क्या हुआ? जॉनानाथ डंकन ने क्या किया? बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया। उस बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किसने किया था? जॉनानाथ डंकन ने, है ना, 1782 में। वारेन हेस्टिंग के समय ही सब घटना घटा।